हेलो दोस्तों, ऐसे ही बेहतरीन कहानी सुनने के लिए हिडन स्टोरी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड 51 बदचलन नियति। अधम के पूछने पर जब लाखी ने उसे अपना नाम बताया तो अभ्रम और जैगुआ दोनों उसे हैरानी से देखने लगे। जैगुआ लाखी को देखते हुए बोला, तो क्या तुमने ही क्वीन की भागने में मदद की थी? लाखी बोली, हाँ, हमने ही बेला को भगाया था। अगर हम रामेश्वर काका को ठाकुर की नियत के बारे में नहीं बताते तो बेला की शादी ठाकुर से हो जाती। हमारी जिंदगी तो खराब हो ही गई, पर हम बेला की जिंदगी खराब नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए हम काका को सब बता दिए और बेला को भगाना कैसे है ये भी समझा दिए। अभ्रम उसकी बात सुनकर बोला, अभी नियति कहाँ है? उसकी बात पर लाखी बोली, बेला को ठाकुर छुपा के रखे हुआ है, वो कहाँ है हमको भी नहीं पता, पर ठाकुर आज कुछ करने वाला है। उसकी बात पर अभ्रम बोला, अब वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसके शब्दों से उसका गुस्सा झलक रहा था। उसे इतने गुस्से में देखकर जैगुआ का गला सूख गया था। तभी लाखी ने कहा, हमको अभी जाना होगा, भोर हो गया है, कोनो हमको देख लेगा तो हम पकड़े जाएंगे। हम आपसे दोबारा मिलने आएंगे और इस बार हम आपको बेला का पता जरूर बताएंगे। तब तक आप सब हिया से जाना नहीं, ये रहना। ये बोल लाखी खुद को काली चादर में सही से ढक कर चली गई। उनके जाते ही जैगुआ ने गुस्से में कहा, ठाकुर का लंगड़ा दिमाग जरूरत से ज्यादा ही काम करता है। उसने कितना कुछ प्लान किया हुआ था। अधम सोचते हुए बोला, जितना उसके दिमाग को काम करना था कर लिया, अब उसका दिमाग भी उसके शरीर की तरह हमेशा के लिए अपाहिज हो जाएगा। जैगुआ इस बार भी गुस्से में बोला, इस कमीने ठाकुर ने क्वीन को कितना टॉर्चर किया था, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते ही अभ्रम के सामने वही सब दृश्य आ गए जो लाखी ने उसे बताए थे। अभ्रम ने गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर भींच लिया और मन में कहा, तुम्हें मिले हर दर्द की कीमत ठाकुर को चुकानी होगी टर्टल। मैं उसके शरीर की बोटी बोटी से इसकी कीमत वसूलूंगा। जितना दर्द उसने तुम्हें दिया है उससे कहीं ज्यादा बुरी मौत मैं उसे दूंगा। गुस्से में अभ्रम के हाथ की नसें उभर गई थी और वो अभी देखने में पूरा बीस लग रहा था। वहीं सुबह होते ही ठाकुर अपने आदमियों के साथ गांव के बीच चौराहे पर इकट्ठा हुआ। चकिया और हरिया ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया। जब सब इकट्ठा हो गए तो ठाकुर ने कहा, हमरी दयालुता के किस्से बहुत सुने हैं सबने, पर अब सब अपनी आंखन से हमें धोखे देने वाले को सजा मिलते भी देखोगे। ये सुनते ही सभी गांव वालों में खुसर फुसर शुरू हो गई। तारानकन ठाकुर साहब को किसने धोखा दिया? कौन है जिसने ठाकुर साहब से गद्दारी की? इसी तरह कई सारी बात भीड़ में गूंजने लगी। गांव वालों की भीड़ में लक्ष्मी और रामेश्वर जी भी खड़े थे और बाकी सबकी तरह वो भी यही सोच रहे थे। तभी ठाकुर की आवाज ने सबको शांत कर दिया और ठाकुर ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, 3 महीना पहले की बात तुम लोगन भूल गए होंगे, पर हम नहीं भूले। जब तुम लोगन ने बेला का बहिष्कार किया और उसे गांव से निकालना चाहा, तब हमने वो का हाथ थामा, वो के सर पर छत दी और वो बेला हमको धोखा देकर हमरे मुंह पर बेइज्जती का कालिक पोतकर भाग गई अपने शहरी यार के साथ और शहर जाकर वो के संग शादी कर ली। जैसे जैसे ठाकुर बोलता जा रहा था, रामेश्वर और लक्ष्मी की आंखें हैरानी से बड़ी होती जा रही थी। लक्ष्मी रामेश्वर को देखते हुए धीरे से बोली, का ठाकुर को हमरी बेला के बारे में पता चल गया है? रामेश्वर जी घबराहट भरी आवाज के साथ बोले, ठाकुर की बात से लग तो यही रहा है। वहीं गांव वाले भी ठाकुर की बात सुनकर हैरान थे और आपस में ही खुसर फुसर करने लगे। काऊ बेला ने शादी कली, बड़ी बदचलन लड़की है। ठाकुर साहब ने वो के लिए का कुछ नहीं किया और वो ठाकुर साहब को धोखा देकर भाग गई। हाँ, तुम सही कह रहे हो, बेला को एक ही सजा मिलनी चाहिए। हमरे ठाकुर साहब की बेइज्जती करने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। भीड़ में ऐसी ही कई सारी आवाजें गूंज गई। तभी ठाकुर ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, पर वो शहर जाकर भी हमरी नजरन से बच नहीं पाई। ओको का लगा हमरी बेइज्जती करके वो अपना घर बसा लेगी, ना ही हमरी बेइज्जती की कीमत तो ओको चुकानी पड़ेगी और आज हम उसे अपने अपमान का बदला लेंगे। आज सब देखेंगे अपनी आंखों से धर्मराज ठाकुर अपने साथ धोखा देने वालों के साथ का करता है। ये बोल उसने लाखन को आवाज दी, ए लाखन लाऊ साली को हमरे सामने। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ठाकुर के बुलाने पर लाखन और झुमरू दोनों नियति और पाइथन को गाड़ी से निकालकर चौराहे के बीच में खड़ा कर दिया। नियति के दोनों हाथों को पीछे कर बांधा हुआ था, पाइथन के हाथ को भी ऐसे ही बांधा हुआ था। जहां पाइथन की आंखों में कोई डर नहीं था तो वहीं नियति की आंखों में डर था। पाइथन को नियति की चिंता हो रही थी क्योंकि वो बीस्ट की क्वीन थी। सभी गांव वालों को देखकर पाइथन ने नियति से कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं है क्वीन, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। नियति रोते हुए बोली, पाइथन भैया ये सब हमारी वजह से हो रहा है, हम माफी चाहते हैं। ठाकुर की दुश्मनी हमसे और हमारी वजह से अब वो आपको भी सजा देगा। इस बात पर पाइथन कुछ कहता कि उससे पहले ही लक्ष्मी और रामेश्वर दोनों भीड़ को चीरते हुए नियति के पास आए और लक्ष्मी नियति को गले से लगाकर रोते हुए बोली, बेला हमरी बिटिया। नियति भी रोते हुए बोली, अम्मा हम आप दोनों को दिया वादा पूरा नहीं कर पाए, हमको माफ कर दो। अम्मा बाबा हम आपकी कसम तोड़ दिए, हमरी किस्मत एक बार फिर हमें ही गांव में ले आई।
शायद यही लिखा हमारी किस्मत में, हमारी वजह से आप दोनों को बहुत कुछ सहना पड़ा। हमको माफ कर दो अम्मा बाबूजी, नियति रोते हुए बोल रही थी। उसकी आंखें रोने की वजह से सूज गई थी और चेहरा लाल पड़ गया था। अभी नियति अपने अम्मा बाबा से कुछ और बात कर पाती कि उससे पहले ही चकिया और हरिया आकर लक्ष्मी और रामेश्वर को उससे दूर ले गए। रामेश्वर और लक्ष्मी दोनों ही ठाकुर के कदमों में जाकर गिर गए और अपने हाथ जोड़कर उसके सामने गिड़गिड़ाने लगे। ठाकुर साहब, हमरी बेला को छोड़ दो, रामेश्वर बोला। लक्ष्मी उसका साथ देते हुए बोली, हाँ ठाकुर साहब, हमरी बेला को छोड़ दो। ठाकुर नियति के शादी कर लेने से बहुत गुस्से में था और आज वो उससे बदला लेना चाहता था, इसलिए उसे किसी पर भी दया नहीं आ रही थी, नियति पर भी नहीं जो उसके मन मंदिर में बसी थी। उसने बेरहमी से रामेश्वर और लक्ष्मी को अपनी छड़ी से मारकर दूर धकेला और दांत पीसकर बोला, तो को बुरा काहे लग रहा है रामेश्वर, तू तो कह रही कि तू अपनी बिटिया का अंतिम संस्कार कर दिए, वो तोहरे लिए मर गई, फिर कैसे आज ओ के लिए तोहरे मन में इतना प्यार उमड़ रहा है? हाँ बोल, ये बोल। ठाकुर ने रामेश्वर को अपनी छड़ी से मारा तो बाबा अपने को मार खाते देखकर नियति जोर से चिल्लाई, बाबा। पर ठाकुर पर किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था और उसने फिर से रामेश्वर को मारते हुए कहा, हम तू लोगन पर भरोसा किए पर तू हमरा भरोसा तोड़ दिया। ओह दिन जो भी तू हमसे कहत रहा वो सब झूठ था, हैन। तूने ही बेला को भगाया और हमरे सामने नाटक किया। अब देख हम तू लोगन के साथ का करते हैं, पहले तो हम बेला से निपटले फिर तुम्हारी खबर लेंगे। ये बोल ठाकुर ने लाखन को आवाज दी। तारानका ने लाखन ले जाई दोनों को और बांध दे खूंटे से, पहले बिटिया की खबर ले ले फिर माए बाबा की खबर लेंगे। ठाकुर की बात सुनकर लाखन और झुमरू दोनों रामेश्वर और लक्ष्मी को ले गए। बेला रोते हुए अपने अम्मा बाबा को जाते हुए देख रही थी। तभी ये देखकर पाइथन ने पूछा, क्वीन ये आपके पेरेंट्स हैं? नियति ने कहा, हाँ ये हमरे अम्मा बाबा हैं, आज हमरी वजह से दोनों ही हालत में हैं। फिर पाइथन उसे समझाते हुए बोला, क्वीन आप फिक्र मत करिए, आपके पेरेंट्स को कुछ नहीं होगा, बीस्ट उन्हें बचा लेंगे और हमें भी कुछ नहीं होगा, बीस्ट बस आते ही होंगे। नियति उसकी बात पर कहना चाहती थी कि ठाकुर ने उसे मार दिया है और अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता, पर उसने पाइथन से कुछ नहीं कहा और रोती रही। उसकी आंखों के सामने अब्रम का चेहरा आ गया। उसके साथ बिताया एक एक लम्हा नियति की आंखों के सामने तैर गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अब्रम का चेहरा अभी भी उसकी आंखों के सामने था। तभी ठाकुर तेज आवाज में गांव वालों से बोला, ईद कोड़ी की लड़की जिसे हम अपनी ठकुराइन बनाना चाहते थे, वो अपने यार संग भागकर जो पाप की है वो की सजा हम चाहते हैं तुम सभियों को दो। एक दिन हम ही बेला को तुम सबसे बचात रहे और आज ही हम ही तुम सबसे कहते हैं एको सजा दो, ओके आशिक और बेला का बूंद बूंद खूनों के शरीर से बहा दो। उठाओ पत्थर और करो बहिष्कार ही बेला का। गांव वाले जो ठाकुर को अपना सब कुछ मानते थे, उसकी दयालुता ने पहले ही गांव वालों का दिल जीत हुआ था और जब ठाकुर ने बेला को अपनाने की बात कही तो सभी के मन में ठाकुर के लिए इज्जत और बढ़ गई। इसलिए जब नियति शादी के दिन भागी तो ठाकुर के साथ साथ गांव वालों को भी उस पर बहुत गुस्सा आया और आज ठाकुर की बात ने उनके गुस्से को फिर से जगा दिया था। ठाकुर की बात मानकर सभी गांव वालों ने अपने हाथ में पत्थर ले लिया। ये देखकर पाइथन की आंखें चौड़ी हो गई। वहीं नियति ने इसे अपना अंत समझ लिया। इससे पहले कोई पत्थर फेंकता पाइथन जोर से बोला, पागल हो गए हो क्या तुम सब? एक औरत को पत्थर से मारोगे, वो भी इस अपाहिज बूढ़े के कहने पर? तुम लोग जानते भी तुम लोग किसको मारने जा रहे हो? अपने लिए अपाहिज शब्द सुनकर ठाकुर की बहें गुस्से में तन गई और उसने लाखन को कुछ इशारा किया। वहीं पाइथन ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, अगर क्वीन को एक खरोंच भी आई तो वो तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। तुम जानते भी हो वो किसकी। इसके आगे वो कुछ कहता कि उससे पहले ही लाखन ने डंडे से उसके ऊपर वार किया। डंडा पाइथन के मुंह पर लगते ही उसका मुंह दूसरी तरफ घूम गया और उसके मुंह से खून बहने लगा। नियति जोर से चिल्लाए और लाखन को रोकने लगी, पर लाखन पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। वो पाइथन को मारता रहा, उसका मुंह पूरा खून खून हो गया। तब जाकर लाखन ने उसे मारना छोड़ा और गांव वालों से कहा, दिखा दो ही दोनों को हमारे यहाँ प्रेमियों के साथ कैसा सुलूक किया जाता है। उसकी बात मानकर सभी गांव वाले पत्थरों से नियति और पाइथन को मारने लगे। पाइथन अपने और नियति पर पत्थर की बरसात होते देखकर जल्दी से साथ को संभालते हुए उठा और नियति को बचाने के लिए उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। गांव वालों के द्वारा फेंके जा रहे पत्थर पाइथन को घायल कर रहे थे, पर पत्थर की बरसात चारों तरफ से हो रही थी, इसलिए पाइथन चाहकर भी नियति को बचा नहीं पा रहा था। पाइथन पहले से ही बहुत घायल था और अभी लाखन ने मारकर उसे और घायल कर दिया था और गांव वालों के द्वारा फेंके जा रहे पत्थरों से वो और घायल हो गया था। पाइथन और ज्यादा देर तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह पाया और वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। उसके गिरते ही नियति पर पत्थर पड़ने लगे और उसके सिर से खून बहने लगा। हाथ बंधे होने की वजह से वो खुद को बचा भी नहीं पा रही थी। उसके शरीर के हर हिस्से पर पत्थर लग रहे थे। बेला अब दर्द से और भी ज्यादा रोने लगी थी।
खून की धारा उसके माथे से बहकर चेहरे से होते हुए गले से उतरकर उसके कपड़ों को भिगो रही थी। नियति का शरीर पत्थरों से घायल हो गया था। उसे इतना दर्द देने के बाद भी जैसे ठाकुर का मन नहीं भरा था और तभी उसने गांव वालों को रोक दिया। उसकी आवाज सुनते ही सभी गांव वाले रुक गए और तभी ठाकुर ने कहा, चकिया, हरिया, झुमरू, लाखन, इंतजाम कर, आज हम अग्नि देवता को एक ही बलि चढ़ाएंगे। ये सुनते ही गांव वाले चौंक गए। तारांकन, क्या ठाकुर साहब बेला को जिंदा जला देंगे? एक आदमी ने कहा। इतने में ही दूसरा आदमी बोला, अरे सही हो रहा है, बेला के साथ जैसे कर्म होंगे वैसे ही सजा मिलेंगी। इसके बाद फिर आगे किसी ने कुछ नहीं कहा और चकिया, हरिया, झुमरू, लाखन ने नियति के आसपास लकड़ियां बिछा दी। उसकी सांसें भारी हो गई और आंखें भी बोझल हो गई थी। वो अपनी बोझल आंखों से सब देख सुन रही थी पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ बोल सके। लाखन ने एक लकड़ी में आग लगाकर उसे ठाकुर को दे दिया। ठाकुर कुटिल मुस्कान के साथ नियति को देखने लगा और उसे देखते हुए बोला, तुझे जलते हुए देखकर हमरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। तेरा बाप बोल रहा था ना कि तेरा अंतिम संस्कार कर दिया, तो चल उसकी ये इच्छा हम सच में पूरी किए देते हैं। आखिरी इच्छा, ये बोल ठाकुर ने उस जलती हुई लकड़ी को फेंक दिया। उस लकड़ी की आग ने तुरंत ही बाकी की लकड़ियों में भी आग लगा दी और जल्द ही आग की लपटों ने चारों तरफ से नियति को घेर लिया। आग की ऊंची उठती लपटें नियति के शरीर को झुलसा रही थी। वो दर्द में जोर जोर से चिल्लाने लगी। नियति का शरीर आग की लपटों के बीच झुलस रहा था। ठाकुर और सभी गांव वाले उसे जलते हुए देख रहे थे। ठाकुर की मुस्कान नियति की चीखें सुनकर उसे आग में तड़पते देखकर और गहरी होती जा रही थी। आग की ऊंची लपटों से उड़ी चिंगारी ने नियति के साड़ी के पल्लू में आग पकड़ ली और उसकी साड़ी जलने लगी। ये देखकर नियति की आंखें खौफ से बड़ी हो गई। उसे ये अपना अंत लग रहा था। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी मौत का इंतजार करने लगी। आंखें बंद करते ही एक बार फिर उसकी आंखों के सामने अभ्रम का चेहरा आ गया और उसने मन में ही खुद से कहा, हम भी आ रहे हैं आपके पास। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज गई, तुम्हें आने की जरूरत नहीं, मैं खुद तुम्हारे पास आ गया हूँ टर्टल। ये सुनते ही नियति ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी भीगी आंखों के सामने अभ्रम खड़ा था। अभ्रम को देखते ही उसने कांपते होठों से धीमी आवाज में कहा, आप क्या हम मर गए हैं? उसका बचकाना सवाल सुनकर अभ्रम को हंसी आ गई और उसने होठों को तिरछा कर कहा, तुम जिंदा हो टर्टल और मैं भी। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा और न कभी तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा। ये कहते हुए अभ्रम ने अपने सख्त हाथ नियति के गाल पर रख दिया। उसकी छुअन को महसूस करते ही नियति ने आह भरी। उसकी आंखों से 2 बूंद आंसुओं की धारा बह गई और अभ्रम ने उसके गाल को सहलाते हुए उसके आंसू पोंछे और उसके हाथ खोलने लगा। थोड़ी देर पहले ठाकुर की हवेली से अपने आदमियों के साथ निकलते ही लाखी मौका पाकर अभ्रम के पास चली गई और उसे सब बताने लगी कि ठाकुर नियति के साथ क्या करने वाला है। उसने ठाकुर और लाखन की सारी बातें सुन ली थी और वर्ड टू वर्ड वो सारी बातें उसने अभ्रम को बता दी। लाखी की बातें सुनकर अभ्रम ने कसकर अपनी मुट्ठी को भींच लिया और रूड वॉइस में बोला, मेरे हाथ खोलो। उसका गुस्सा और उसकी टोन सुनकर लाखी के रीढ़ की हड्डी तक कांप गई। वो अपनी जगह खड़ी रही, उसके पैर नहीं उठ रहे थे। लाखी को स्टैच्यू बने देखकर जगुआ समझ गया था कि वो अभ्रम को बीस्ट के रूप में देखकर डर गई है और तभी जगुआ ने उससे कहा, लाखी हमारे हाथ खोलो। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर लाखी अपने सेंस में आए और जल्दी से अभ्रम के पास जाकर उसके हाथ खोलने लगी। फिर उसने जगुआ का भी हाथ खोल दिया। दोनों उठे और बाहर जाने लगे पर तभी अभ्रम ने दरवाजे के पास रुककर कहा, तैयारी कर लो, ठाकुर की चिता आज ही जलेगी। ये सुनकर लाखी हैरान रह गई और वो अपनी फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। वहीं अभ्रम अपनी बात पूरी कर चला गया था। जब वो गांव के चौराहे पर पहुंचा तो वहां भीड़ लगी थी। अभ्रम भीड़ को चिरता हुआ बाहर निकला तो नियति को आग की लिपटों के बिच पाया। उसकी साड़ी में लगी आग को देखकर अभ्रम की आंखें गुस्से और उसे खो देने के डर से बड़ी हो गई। उसने वहीं रखी बाल्टी को उठाया और उसमें भरे पानी को आग पर फेंक दिया। जगुआ भी जल्दी जल्दी आग बुझाने में लग गया था। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि गांव वालों को कुछ समझ नहीं आया। उन्हें तो ये तक नहीं पता था नियति को बचाने ये अचानक से कौन सा गया। उनके बीच से ही एक आदमी निकलकर रामेश्वर के पास चला गया और उससे बोला, रामेश्वर कोनो शहरी तोहरी बिटिया को बचाने आया है। ये सुनकर रामेश्वर और उसकी पत्नी दोनों खुश हो गए। रामेश्वर के कहने पर उस आदमी ने उसके हाथ खोल दिए और वे तीनों भी चौराहे पर आ गए। जहां गांव वाले हैरान थे वहीं ठाकुर अभ्रम को घूर कर देख रहा था। उसने लाखन को इशारा किया और लाखन अभ्रम के पास चला गया। वहीं अभ्रम आग बुझाकर नियति के पास चला गया। प्रेजेंट टाइम। नियति के हाथ खुलते ही वो बिना किसी की परवाह किए झट से अभ्रम के गले लग गई और सिसक कर रोने लगी। उसने भी नियति को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया और अपना ब्लेजर उसे पहना दिया। वहीं जब लाखन अभ्रम पर वार करने को हुआ तो जगुआ बीच में आ गया और उसने लाखन के वार को रोकते हुए उसे लात मारी। जगुआ ठाकुर के आदमियों से लड़ने लगा। वहीं सभी गांव वाले इस नज़ारे को देखकर एक बार फिर से खुसुर फुसुर करने लगे। अरे अभी कौन आ गया?
रामेश्वर की बेटी तो बड़ी ही चरित्रहीन निकली। उद्धरण चिन्ह। और नहीं तो का देखो, जे के संग भागी हुआ बेसुध पड़ा है और अपने दूसरे आशिक के गले लगे हुई है। इसको तो लाज शर्म है ही ना जाने शहर से और कितने आशिक अपने पीछे लाए हैं। अपनी बेटी के बारे में ऐसी बातें सुनकर रामेश्वर और लक्ष्मी दोनों को ही गुस्सा आ रहा था, पर अभी उन दोनों का सबसे ज्यादा ध्यान अपनी बेटी पर था। अब्रम उससे अलग हुआ और उसे एक जगह बैठाकर उसके हाथ से अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोला, मैं बस थोड़ी देर में आया। नियति ने कुछ नहीं कहा और उसका हाथ छोड़ दिया। अब्रम ने अपनी स्लीव्स फोल्ड की और ठाकुर के आदमियों पर टूट पड़ा। जगुआ चकिया और झुमरू के साथ और आदमियों से लड़ रहा था, वहीं अब्रम लाखन और हरिया के साथ बाकी के आदमियों से लड़ रहा था। अब्रम ने लाखन का एक हाथ पीछे मोड़कर तोड़ दिया तो वो जोर से चिल्लाया। फिर उसे एक पैर से पकड़ अब्रम ने नियति की तरफ देख कहा, टर्टल पीछे देखो। नियति उसकी बात मानकर पीछे देखने लगी और तभी अब्रम ने लाखन को हवा में उछाला और किसी सामान की तरह पटक दिया। लाखन का सिर खरबूजे की तरह फट गया और उसके खून के छींटे सब तरफ उड़ गए। गांव वाले इस नज़ारे को देखकर दंग रह गए। कमजोर लोगों ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। अब्रम की क्रूरता से वाकिफ जगुआ तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, बीस्ट से उलझोगे तो बीस्ट चीर फाड़ देगा। उन्हें ऐसे ही लोग बीस्ट नहीं कहते, उनका स्टाइल ही ऐसा है जो उन्हें बीस्ट बनाता है। ठाकुर लाखन की इतनी बुरी मौत देखकर डर से सहम गया। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वो वहां से उठकर भाग जाना चाहता था, पर अपाहिज होने की वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा था। इधर अब्रम की नज़र अब हरिया पर थी। वही हरिया लाखन की मौत देखकर इतना डर गया था कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। जब उसने अब्रम को अपनी पास आते देखा तो वो भागने लगा, पर तभी अब्रम ने शेर की तरह छलांग लगाए और लपककर हरिया को पकड़ लिया और उसकी सिर को अपने दोनों हाथों में भरकर बोला, वो कौन था जिसने मुझ पर पीछे से वार किया? हरिया कांपती आवाज में बोला, भवानी। उसके ये बोलते ही अब्रम ने उसके सिर को घुमा दिया। हरिया का मुंह आगे से पीछे घूम गया। ये देखकर सभी गांव वाले और डर गए। अब्रम उन्हें साक्षात शैतान लग रहा था। अब्रम की नजरें अब ठाकुर पर थीं और वो उसे देखते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी जगुआ की पकड़ से छूटकर भाग रहा झुमरू अब्रम के सामने आ गया। वो उसके सामने से भाग पाता कि उससे पहले ही अब्रम ने उसकी गर्दन को अपनी हथेली में जकड़ लिया और उसे वैसे ही पकड़े हुए आगे बढ़ा। उसकी नजरें एकटक ठाकुर को घूर रही थी। ठाकुर जहां पर बैठा था वो जगह थोड़ी ऊंची चबूतरे जैसी थी। अश्वम ने पहली सीढ़ी पर पैर रखते हुए झुमरू के सिर को जोर से दीवार में मार दिया। उसका सिर फट गया। अब्रम को अपने पास आते देखकर ठाकुर भागने को हुआ, पर इसी कोशिश में वो चेयर से नीचे गिर गया और उसका सिर अब्रम के पैरों में आ गया। वो चाहता तो ठाकुर को कुछ ही सेकंड में वहीं खत्म कर देता, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसे नियति के साथ हुई नाइंसाफी याद आ रही थी और वो ठाकुर को उतना ही दर्द देना चाहता था जितना कि उसने नियति को दिया था। अब्रम ने जगुआ को कुछ इशारा किया तो उसने तुरंत ही आग जलाकर अंगारों को तैयार कर दिया। ये सब देखकर गांव वाले और नियति के मन में एक ही सवाल था, तारानकन अब वो क्या करने वाला है? उद्धरण चिन्ह। अश्वम ने बिना ठाकुर पर तरस दिखाए उसे अपने कदमों में से उठाया और उसे अंगारों पर लाकर पटक दिया। ठाकुर का शरीर जलने लगा और वो दर्द और जलन में जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी चीखें सुनकर नियति को अब सुकून मिल रहा था। वहीं गांव वाले हैरानी से इस मंजर को देख रहे थे। जब ठाकुर का आधा शरीर जल गया तब अब्रम ने उसे अंगारों पर से हटाया और उसके एक हाथ को पकड़ मरोड़ कर तोड़ दिया। उसकी दर्द भरी चीख एक बार फिर वहां गूंज गई। अब्रम ने उसका दूसरा हाथ पकड़ा और उसके उस हाथ को उसकी बांह से अलग कर दिया। ये देखकर गांव वाले और डर गए। उनके सामने खड़ा आदमी उन्हें कोई इंसान नहीं बल्कि वहशी दरिंदा जानवर लग रहा था, जिसे ठाकुर के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ठाकुर की अब बस सांसें ही चल रही थीं, जो उस पर कर्जदार थीं। वो अब्रम के सामने गिड़गिड़ाने लगा और अपनी जान की भीख मांगने लगा। वहीं अब्रम को लाखी की बातें याद थीं। गांव वाले जो ठाकुर पर अंधविश्वास करते थे और उसे महान मानते थे, पर इस बात से भी अब्रम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उसे यूं ही मार सकता था, पर नियति को उसे सबके सामने इनोसेंट प्रूफ करना था। इसके लिए ही उसने ठाकुर की छाती पर अपना एक पैर रखकर कहा, भौंक कुत्ते, तेरे पास ज्यादा समय नहीं है, बता सबको मेरी टर्टल इनोसेंट है। उसकी बातें किसी को समझ नहीं आ रही थी, पर ठाकुर इतना समझ गया था वो नियति के बारे में ही बात कर रहा है। इसलिए उसने जल्दी से अपना सारा काला चिट्ठा गांव वालों को सुना दिया। अब गांव वाले भी सच जानकर ठाकुर को घृणा भरी नजरों से देख रहे थे और फिर वे सभी हाथ ऊपर कर नारा लगाने लगे, उसे मार दो, उसे मार दो, ठाकुर को जीने का कोई हक नहीं, उसे मार दो। उनकी बातें सुनकर अष्टम तिरछा मुस्कुराते हुए ठाकुर से बोला, तेरी सालों की कमाई इज्जत को मैंने पल भर में मिट्टी में मिला दिया। मेरे बारे में जान लेता तो तू कभी मुझसे उलझने की भूल नहीं करता। तेरा ये साम्राज्य अब तेरा नहीं रहा। बीस्ट जिस जंगल में जाता है वो जंगल बीस्ट का हो जाता है। अब यहाँ का राजा मैं हूँ और अब ये मेरा जंगल है। अगर किसी में हिम्मत है तो वो मुझे आकर रोक ले। अपनी बात पूरी कर अब्रम ने ठाकुर की गर्दन को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया।
ठाकुर की आंखें जो पहले ही उसकी बातें सुनकर फटी हुई थी, उसके मरने के बाद ही उसकी फटी फटी आंखों में अब्रम का चेहरा और उसका खौफ दोनों ही दिख रहा था। ठाकुर को खत्म कर अब्रम नियति के पास गया। वो उसका सहारा लेकर उठी। अब्रम उसे अपने साथ ले जाने लगा। तभी भीड़ में से आवाज आई, तुमने हम सबको ठाकुर का सच बताया और उसके मायाजाल से हमें आज़ाद करवाया, वो के लिए हम सब तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। पर तुम हो कौन और तुम्हारा का रिश्ता है बेला से? देखो, हमारे गांव में ऐसे रिश्ते का सम्मान नहीं किया जाता जिसका कोनो नाम न हो। वो आदमी अभी बोल ही रहा था कि इतने में ही अब्रम ने भीड़ की तरफ पलटकर कहा, तुम लोगों का क्या रिश्ता है अपनी बीवी से? ये सुनते ही सब खामोश हो गए। अब्रम ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, जो तुम लोगों का रिश्ता है अपनी बीवी से, मेरा भी वही रिश्ता है मेरी बीवी से। शी इज माई वाइफ, ये मेरी बीवी है। अब्रम ने ये इतनी बुलंद आवाज में कहा था कि वहां खड़े सभी उम्र के लोगों ने उसकी बात सुनी थी। रामेश्वर और लक्ष्मी दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। वहीं नियति अब्रम को प्यार भरी नजरों से देख रही थी। उसकी आंखों में अब्रम के लिए बेशुमार प्यार झलक रहा था। अब्रम ने झुककर उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे ले जाने लगा। तभी रामेश्वर और लक्ष्मी दोनों उसके सामने जाकर खड़े हो गए। अब्रम उन्हें देखकर रुक गया। लक्ष्मी नरमी से बोली, बेटा बेला को लेकर कहाँ जा रहे हो? अब्रम का गुस्सा लक्ष्मी पर फत्ता कि उससे पहले ही नियति ने कहा, हमारी अम्मा बाबा है। उसकी बात सुनकर अब्रम नॉर्मल हुआ और तभी रामेश्वर जी ने कहा, शाम ढल है गए हैं बेटा, बेला को घर ले चलो। अब्रम ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया और उनके पीछे पीछे चलने लगा। जैगुआ ने भी पाइथन को अपने कंधे पर उठा लिया और वो भी अब्रम के पीछे चला गया। वे लोग जब नियति के घर पहुंचे तो उसका छोटा घर देखकर जैगुआ बोला, क्या हमारी क्वीन पहले यहीं रहती थी? क्वीन ने भी कितना सादा जीवन जिया है, तभी तो वो इतनी मासूम है और हमारे बीस्ट वो उतने ही कोयल हैं। वहीं उधर भवानी को ठाकुर के मरने की खबर मिल गई थी। भवानी अपने आदमियों के साथ काली पहाड़ी के पीछे था। उसने ठाकुर की मौत की खबर सुनकर कहा, ओ को तो यमराज के दर्शन अब हम कराएंगे। गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं था, वहां कोई प्रोफेशनल डॉक्टर भी नहीं था, इसलिए गांव में मरीजों का ट्रीटमेंट एक मध्यम उम्र से थोड़ी ज्यादा उम्र के वैद्य ही सभी का ट्रीटमेंट करते थे। उन्हें ज्यादातर जानकारी जड़ी बूटियों की थी, पर थोड़ी बहुत जानकारी उन्हें अंग्रेजी दवाइयों की भी थी। उनका नाम शशिवर था और वो अभी नियति के घर पर थे। पाइथन और नियति का ट्रीटमेंट वही कर रहे थे। जड़ी बूटियों का लेप लगाकर शशिवर जी ने अब्रम और जैगुआ दोनों के सिर पर पट्टी लपेट दी थी और नियति का ट्रीटमेंट कर वो पाइथन के जख्मों पर लेप लगा रहे थे। पर पाइथन अभी भी बेहोश था। अब्रम और जैगुआ दोनों वहीं खड़े थे। अब्रम और जैगुआ का फोन टूट गया था, इसलिए वे लोग टाइगर से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। वहीं टाइगर भी पिछले एक दिन से अब्रम से बात न हो पाने पर चिंता में था। उसने एक बार फिर अब्रम को फोन मिलाया तो इस बार भी उसका फोन नॉट रीचेबल गया। ये सुनकर उसने गुस्से में अपना फोन वाला हाथ झटका और फ्रस्ट्रेशन में खुद से बोला, समझ नहीं आ रहा है, बीस्ट से कांटेक्ट कैसे करूं? किसी का फोन क्यों नहीं लग रहा? क्या वे सब ठीक होंगे? खुद से बात करते हुए वो सोचने लगा। पर तभी आस्था उसके पास आए और टाइगर के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ बेटा? साहब और नियति से बात हुई क्या? टाइगर आस्था की तरफ देखते हुए बोला, नहीं आंटी, मेरी किसी से बात नहीं हुई। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं? बीस्ट ने मुझे यहाँ रहने के लिए कहा है, पर कल से मेरी किसी से बात नहीं हुई। पता नहीं वहाँ बीस्ट और सब कैसे होंगे। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, पर बीस्ट की परमिशन के बिना वहाँ कैसे जाऊँ? उसकी बात सुनकर आस्था बोली, देखो बेटा, अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, क्या पता साहब को तुम्हारी जरूरत पड़े। टाइगर बोला, पर आंटी कैसे? बीस्ट की परमिशन के बिना मैं कैसे? आस्था उसे समझाते हुए बोली, मैं जानती हूँ बेटा, तुम साहब की परमिशन के बिना नहीं जाना चाहते, पर अगर उन्हें सच में तुम्हारी जरूरत हुई तो। उद्धरण चिन्ह। ये बात सोचने वाली थी। टाइगर आस्था की बात सुनकर सोचने लगा था और फिर उसने डिसाइड करते हुए कहा, आंटी मैं वहाँ जाऊंगा। इनफैक्ट मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ। आप और शीला आंटी अपना ख्याल रखना। मैं कर्मा को बोल दूंगा, वो यहाँ आ जाएगा। ये बोल टाइगर अपने रूम में चला गया। वहीं आस्था ने मन ही मन खुद से कहा, है भगवान मेरी नियति और साहब का भला करना। वहीं उधर गांव में नियति कमरे में अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके जख्मों पर लेप लगा था और उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। अब्रम एक खंबे से टिककर अपने दोनों हाथ बांधे खड़ा था। उसकी नजरें नियति को निहार रही थी। अब्रम के चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं था, पर अभी उसकी आंखों में, मन में, दिमाग, सब जगह सिर्फ नियति ही थी। वो उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अब्रम की सख्त नजरें नियति के चेहरे से लेकर उसके पूरे वजूद को टटोल रही हो। और तभी उसने नियति को देखते हुए ही मन में कहा, मैं कितना गलत था और यही सोचता रहा कि तुम्हें मेरे किसी दुश्मन ने भेजा है। पर टर्टल, तुम तो खुद अपने दुश्मनों से भाग रही थी। मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टैंड किया टर्टल। तुम वो थी ही नहीं जो मैं तुम्हें समझ रहा था, पर अब तुम मेरी जरूरत बन गई हो। तुम मेरे लिए बहुत जरूरी हो। अब्रम उसे देखते हुए खुद से बात कर ही रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई।
उसने तिरछी नजरों से देखा तो वहां लक्ष्मी खड़ी थी, उसके हाथों में एक कटोरी थी। न जाने क्यों पर अब्रम से लक्ष्मी को डर लगता था, शायद इसलिए कि उसने अब्रम की क्वालिटी को अपनी आंखों से देखा था। उसने बिना अब्रम की आंखों में देखे कहा, वैद्य जी ने कहा है बेला के जख्मों पर ये लेप लगाने से ओके जख्म जल्दी भर जाएंगे। अगर आप बाहर जाते तो हम ही लेप। इसके आगे लक्ष्मी कुछ कहती कि उससे पहले ही अब्रम ने उसके पास आकर कहा, मुझे दीजिए, ये मैं उसे लगा दूंगा। लक्ष्मी ये सुनकर चौंकी थी, पर अब्रम को ना कहने की हिम्मत उसमें नहीं थी, और वो नियति का पति भी था, इसलिए बिना कोई सवाल किए लक्ष्मी ने उसे लेप वाली कटोरी दे दी। वो जैसी ही कटोरी देकर जाने के लिए मुड़ी कि तभी दरवाजा बंद होने की आवाज उसके कानों में गई। लक्ष्मी ने मुड़कर बंद दरवाजे को देखा और फिर वहां से चली गई। वहीं अब्रम लेप लेकर नियति के पास आ गया। इस बीच वो उसे ही देख रहा था और उसने एक बार भी अपनी पलकें नहीं झपकाई थी। अब्रम उसके पास बैठ गया और चांद की हल्की रोशनी में चमक रहे उसके चेहरे को देखने लगा। खिड़की खुली होने की वजह से ठंडी हवा का झोंका बार बार कमरे में आ रहा था, और उस हवा के झोंके से नियति के बाल बार बार उड़कर उसके चेहरे पर आ रहे थे। अब्रम उसे देखते हुए तिरछा मुस्कुराया और एक हाथ से उसके बालों को एक तरफ करने लगा। उसकी उंगलियां जब जब नियति की कोमल त्वचा को छूती उसे एक अलग ही एहसास होने लगता और उसका दिल जोर से धड़कने लगता। शायद ऐसा इसलिए हो रहा था कि अब उसके सामने नियति की असली पहचान थी। वो उसकी कोई दुश्मन नहीं थी जो उसे चोट पहुंचाने आए हों। वो तो एक प्यारी सी मासूम लड़की थी। अब्रम ने उसके बालों की लट को साइड कर उसके चेहरे पर अपनी एक उंगली घुमाई तो नियति थोड़ा सा कसमसाई, पर ज्यादा गहरी नींद में होने की वजह से वो सोती ही रही। अब्रम ने उसे और तंग न करते हुए वो उसके हाथ, बाह और चेहरे पर लगी खरोचों पर लेप लगाने लगा। अब्रम इतना संभल कर उसे लेप लगा रहा था कि नियति को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी को सौकिन को सॉफ्टली सहला रहा है, इसलिए उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसके होठों पर खिली छोटी सी कली को देखकर अब्रम की स्माइल भी और गहरी हो गई, और उसने झुककर उसके होठों पर बिखरी स्माइल को अपने होठों में समेट लिया। वहीं लक्ष्मी एक दूसरे कमरे में रामेश्वर जी के सामने खड़ी उनसे कुछ कह रही थी, जिस पर रामेश्वर जी बोले, ये कैसी बात कर रही हो तुम बेला की अम्मा? तुम जानत भी हो तुम का बोल रही हो? ओ से अच्छा जीवन साथी बेला के लिए और कोई नहीं हो सकता। ऊ न केवल बेला को ऊ ठाकुर से बचाए रहे, बल्कि ठाकुर को ओके किए की सजा भी दिए रहे। इतना बहादुर लड़का हमरे पूरे गांव में नहीं होगा। इतने में ही लक्ष्मी जी उनकी बात काटकर बीच में बोली, बेला के बाबा हम समझ है आपका कहना चाहते हैं, पर जरा अपनी बेला के बारे में भी तो सोचो। हमरी बिटिया फूल जैसी नाजुक है और वो तो साक्षात महादेव का रौद्र रूप है। हमारी बेला कैसे अपनी पूरी जिंदगियों के संग बताएगी? हमको चिंता हो रही है बेला के बाबा। उनकी ये चिंता उनकी आवाज में भी झलक रही थी। वहीं रामेश्वर ने उन्हें समझाते हुए कहा, बेला की अम्मा का तुम भूल गई। पार्वती जी भी सुंदर सुशील मासूम महलों में रहने वाली राजकुमारी थी, जो महादेव की खातिर सब छोड़कर ओ के संग हर परिस्थिति में रहने को तैयार हो गई थी। पर यहाँ तो महादेव खुद ही अपनी पार्वती के लिए सब छोड़कर ओ का साथ दे रहे हैं। हमें तो उसे ज्यादा अच्छा जीवन साथी हमरी बेला के लिए कोनो और लागत ही नहीं। रामेश्वर की बातों ने लक्ष्मी के मुंह पर खामोशी का ताला लगा दिया था, पर उसे बेला और अब्रम के रिश्ते की चिंता अभी भी हो रही थी। वही कमरे में अब्रम नियति के बगल लेटा हुआ था। आज पूरे 2 दिन बाद उसे नियति का साथ मिला था। उसने अपने एक हाथ से नियति को अपनी बाहों में भरा हुआ था और उसका दूसरा हाथ उसके सिर के नीचे था। नियति की गर्म सांसें उसके नेक पर पड़ रही थी जो अब्रम को बेचैन कर रही थी। उसने तिरछी नजरों से उसे देखा और फिर उसने नियति को अपनों बाहों के घेरे में और भी गहराई से भर लिया। वहीं नियति उसकी बाहों में सुकून से सो रही थी। उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी में कसकर उसकी कॉलर को पकड़ा हुआ था। फिर अब्रम ने उसके माथे को चूम कर धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और मन में बोला, कल हम वापस जा रहे हैं टर्टल। वही जगुआ जो अब्रम के कहने पर भवानी के बारे में पता करने गया हुआ था, पर उसे भवानी की कोई खबर हाथ नहीं लगी थी। उसने गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर पूरा गांव छान मारा था, पर उसे भवानी के बारे के कुछ पता नहीं चला था। उसे लग रहा था शायद भवानी हवेली में छुपा होगा। यही सोचकर वो हवेली भी गया था, पर उसे वहां भी कोई नहीं मिला, सिवाय इसके कि ठाकुर की पत्नियां उसकी मौत का शौक मना रही थी। थक हार कर जगुआ वापस नियति के घर गया और बरामदे में बैठकर सोचने लगा, आखिर ये भवानी छुपा कहाँ है? साला पीछे से वार करता है, बस एक बार मिल जाए फिर बताता हूँ उसे मर्दों वाली लड़ाई कैसी होती है। फिर उसने खुद से ही मन में बात करते हुए आगे कहा, पर ये साला भवानी होगा कहाँ? कहीं वो ठाकुर के मरने की खबर सुनकर गांव छोड़कर तो नहीं भाग गया? नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं भाग सकता। पर वो जा कहाँ सकता है? जगुआ अभी खुद से बात कर ही रहा था कि तभी वहां लक्ष्मी आ गई और उससे बोली, बेटा बिस्तर लगा दिए हैं, जाओ जाकर आराम कर लो। उद्धरण चिन्ह। ये सुन जगुआ उठते हुए बोला, थैंक यू आंटी। ये बोल वो चला गया। वही लक्ष्मी उसकी बात पर सोचते हुए खुद से बोली, आंटी ही कौन है?
फिर कुछ देर सोचने के बाद सिर झटक कर बोली, होगी कोनो। हम काहे इतना सोच रहे हैं। ये बोल वो भी चली गई। सभी गांव वाले अपने अपने घरों में सो रहे थे। रात का तीसरा पहर चल रहा था कि तभी गांव में कुछ लोग आए। वे सभी भवानी के आदमी थे और उनमें कुछ ठाकुर के आदमी भी थे जो ठाकुर के बहुत वफादार थे और उन्हें ठाकुर की मौत का बहुत गहरा सदमा लगा था। भवानी ने उनके कान अच्छे से भर दिए थे और वे सभी उसके कहने पर गांव के घरों में आग लगाने आए थे। सभी आदमी घरों पर केरोसिन ऑयल छिड़क रहे थे और एक आदमी उन्हें ऑर्डर दे रहा था। उसका नाम कालिया था। कालिया ने सब पर अपना हुक्म झाड़ते हुए कहा, अच्छे से काम करो, एक भी घर बचना नहीं चाहिए, गांव का हर एक घर जलना चाहिए। सभी गांव वालों ने ठाकुर की मौत का तमाशा देखा था, न अब उस सबकी की मौत का तमाशा हम सब देखेंगे और वो शहरी भी आज गांव वालों के संग ही जलकर मर जाएगा। उसकी बात मानकर सभी आदमी केरोसिन ऑयल को भर भर कर घरों पर डालने लगे। जब वे लोग रामेश्वर के घर पर तेल छिड़क रहे थे तो सरसराहट सुनकर अब्रम के कान खड़े हो गए और उसने अचानक ही अपनी आंखें खोली। नियति उसके सीने पर सिर रखकर उसकी बाहों में सिमटी सो रही थी। अब्रम ने उसे खुद से दूर करना चाहा तो नियति ने उसकी कॉलर को और भी कसकर पकड़ लिया और कसमसाने लगी। ये देखकर अब्रम बोला, टर्टल, मैं तुम्हें छोड़कर भाग नहीं रहा हूं जो तुम मुझे इतना कसकर पकड़े हुए हो। मुझे अभी जाना होगा। मेरी कॉलर छोड़ो टर्टल। वहीं नियति ने उसकी बात सुनकर नींद में ही कसमसाते हुए कहा, नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे, आप हमें बहुत तंग करते हैं, आज हम आपको नहीं छोड़ेंगे। कहते हुए उसने अब्रम की कॉलर को और कसकर पकड़ किया। वहीं उसकी बातें सुनकर अब्रम हैरानी से आंखें बड़ी किए उसे देखने लगा। जब उसने देखा कि नियति का कोई इरादा नहीं है उसे छोड़ने का तो अब्रम ने उसकी कमर पर धीरे से पिंच किया। उसे लगा जैसे उसे किसी चिंटे ने काटा हो और फिर उसने जल्दी से अब्रम की कॉलर को छोड़ दिया और अपनी कमर को सहलाने लगी। वहीं अब्रम उसे देखते हुए तिरछा मुस्कुरा दिया। वो अभी भी नींद में थी इसलिए करवट लेकर सो गई। अब्रम उठकर बाहर आ गया। आंगन में उसे कोई नहीं दिखा सिवाय अंधेरे में जगुआ के जो आंगन में ही खटिए पर फैलकर सो रहा था और एक मच्छर का झुंड जो उस पर टूट पड़ा था। जगुआ उनसे नींद में ही लड़ाई कर रहा था। वो पट-पट खुद को ही मारे जा रहा था। उसे एक नज़र देखकर अब्रम ने सिर हिला दिया और वापस से कमरे में जाने लगा कि तभी अचानक से वो रुक गया। उसने महसूस किया एक अलग सी स्मेल हवा में घुली हुई है और तभी उसके मुंह से निकला, ये तो केरोसिन ऑयल है। अब्रम तेजी से घर से बाहर निकला तो अपने सामने का नज़ारा देखकर चौंक गया। गांव के घरों में कोई आग लगा रहा था। ये देखकर अब्रम ने गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी कसी और एक आदमी जो नियति के घर के पास खड़ा घर में आग लगा रहा था, अब्रम ने उसके मुंह पर एक मुक्का मारा। वो आदमी दूर जा गिरा। हलचल होने पर सभी ने अब्रम की तरफ देखा और फिर उससे लड़ने लगे। कालिया दूर खड़ा था। उसने आग में अब्रम की हल्की झलक देखकर कहा, छोड़ना मत, इसे मार डालो साले को। उसकी ये बात अब्रम के कानों तक भी गई थी और फिर वो जिस आदमी से फाइट कर रहा था उसने उसी आदमी को उठाकर कालिया के ऊपर फेंक दिया और वो उस आदमी के साथ नीचे गिर गया। जो आदमी कालिया के कहने पर उससे लड़ने आ रहे थे, अब्रम गुस्से में उन्हें बुरी तरह मार रहा था। उसने एक आदमी का हाथ तोड़ दिया और दूसरे आदमी का पैर तोड़ दिया। फिर उसने एक आदमी की गर्दन को अपने हाथ के बीच दबाकर उसकी गर्दन को तोड़ दिया। कालिया उसे इतनी बुरी तरह से अपने आदमियों को मारते देखकर डर गया था और तभी उसने अब्रम का ध्यान भटकाने के लिए नियति के घर में आग लगा दी। अब तक जगुआ भी हलचल सुनकर और हवा में घुली केरोसिन की खुशबू को सूंघकर उठ गया था। उसे घर के अंदर से ही आग की ऊंची उठती लपटें दिखने लगी थी। ये देखकर जगुआ जल्दी से उठा और फिर बाहर निकला। अब्रम को कुछ आदमियों से अकेले लड़ते देखकर जगुआ भी उसका साथ देने लगा। उसी पल गांव में एक शोर मचा और सभी अपने घरों से भागते हुए निकले और अपने घरों की आग बुझाने में लग गए। वहीं कालिया नियति के घर में आग लगाकर खुश हो रहा था, पर अब्रम की नजरों से वो बचा नहीं था। जैसे ही वो वहां से भागने को हुआ, अब्रम ने पत्थर से उसके ऊपर निशाना लगाया और फिर कालिया के सिर पर पत्थर लगते ही वो लड़खड़ा कर नीचे गिर पड़ा। इससे पहले वो दोबारा उठकर भाग पाता कि तभी अब्रम उसके पास आ गया और उसने एक जोर की लात उसे मारी। वो दूर जा गिरा। अब्रम ने फिर उसे उठाया और उसके मुंह पर जोर जोर से मुंह के मारने लगा। कालिया का पूरा मुंह खून से लाल हो गया। उसकी हालत अब्रम ने ऐसे कर दी थी कि अब वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी अब्रम ने उसकी कॉलर पकड़ के उसके मुंह पर एक मुक्का मारकर पूछा, बता कौन है तू? किसके कहने पर तूने घरों में आग लगाई? अब्रम की और मार खाने की हिम्मत कालिया में थी नहीं तो उसने जल्दी से उसे सारा सच बता दिया। उसकी बात सुनकर अब्रम ने गुस्से में कहा, ये भवानी कहाँ मिलेगा? बोल कहाँ छुपा है वो? कालिया बोला, काली पहाड़ी के पीछे। अब्रम फिर उसे मारने लगा, पर तभी उसके कान में एक शोर गूंजा। अब्रम का सारा ध्यान कालिया पर था, पर जैसे ही उसने शोर के बीच नियति का नाम सुना वो चौंक गया। उसने पलटकर पीछे देखा तो रामेश्वर और लक्ष्मी दोनों ही अपने घर के बाहर थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। लक्ष्मी अपने सीने पर दोनों हाथ पटकते हुए बोल रही थी, अरे कोनो हमरी बेला का बचाओ।
हमरी बेला अंदर हैं। रामेश्वर जल्दी जल्दी पानी से आग बुझा रहे थे और लक्ष्मी चिल्ला जाए जा रही थी, अरे कोनो तो बचाओ हमरी बिटिया को, हमरी बेला जल जाएगी, कोनो बचाओ हमरी बेला को। बोलते हुए लक्ष्मी रोए जा रही थी। वही जब ये सब अभ्रम ने सुना तो वो चौंक गया। उसकी आंखें गुस्से में सख्त हो गई। एक बार फिर उसने कालिया के मुंह पर मुक्का मारकर उसे वहीं छोड़ दिया और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। अभ्रम ने जैगुआ से कहा, एक भी आदमी बचकर नहीं जाना चाहिए। जैगुआ ने हौंकते हुए कहा, ओके बीस्ट। अभ्रम घर के पास पहुंचा तो रामेश्वर और लक्ष्मी दोनों रोते हुए बोले, तारानकन बेटा, बेटा हमारी बेला अंदर है, ओ को बचाए लो बेटा, हमरी बेला को बचाए लो बेटा, हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़त हैं। रामेश्वर और लक्ष्मी दोनों ही उसके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे थे। वही घर के अंदर बेला कमरे में धुआं भर जाने की वजह से उठ गई थी। सांस न ले पाने पर वो जोर जोर से खांस रही थी। कमरे में अंधेरा फैला था, इसलिए उसे कुछ सही से नहीं दिख रहा था और ऊपर से उसका कमजोर शरीर ये सब झेल नहीं पा रहा था। वो दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही बेहोश होकर नीचे गिर गई। वहीं अभ्रम आग की लपटों के बीच से होते हुए घर के अंदर घुसा। अब तक सब जगह आग फैल गई थी। अभ्रम ने उस कमरे को देखा जिसमें वो और नियति सो रहे थे। उस कमरे के दरवाजे पर भी आग लग गई थी। ये देखकर उसने खुद से कहा, टर्टल तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अभ्रम ने कसकर अपनी मुट्ठी बंद की और कमरे के पास चला गया। दरवाजा ज्यादातर जल चुका था, इसलिए उसके एक लात मारने पर ही दरवाजा टूट गया और वो अंदर चला गया। पूरे कमरे में धुआं भरा हुआ था, जिससे अभ्रम को भी खांसी आ गई और उसने जल्दी से रुमाल निकालकर अपने मुंह पर बांध लिया। आग की हल्की रोशनी में उसे नियति नीचे पड़ी हुई दिखी और उसने जल्दी से झुककर उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लेकर बाहर चला गया। रामेश्वर और लक्ष्मी ने जैसे ही नियति को देखा उनकी जान में जान आ गई और वे दोनों उसके पास चले गए। नियति अभी भी बेहोश थी। लक्ष्मी उसे उठाने की कोशिश कर रही थी पर वो होश में नहीं आ रही थी। ये देखकर अभ्रम ने कहा, डॉक्टर को बुलाओ। रामेश्वर जल्दी से वैद्य को बुलाने चला गया। वहीं कुछ देर बाद सब शांत हो गया था। सभी घरों की आग बुझ चुकी थी पर गांव वालों का बहुत नुकसान हुआ था। उनके घर काफी हद तक जल गए थे। वहीं वैद्य के उसका ट्रीटमेंट करने पर नियति भी अब होश में आ गई थी। अभ्रम ने किसी की परवाह न करते हुए नियति का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, तुम ठीक हो? नियति ने भारी सांसों से कहा, हम ठीक हैं। क्या आप ठीक हैं? अब तक सारा मामला उनकी कंट्रोल में था। सभी गांव वाले एक जगह ही इकट्ठे थे। अभ्रम ने कुछ सोचते हुए ऊंची आवाज में कहा, मुझे काली पहाड़ी जाना है। वहां का रास्ता किसे पता है? क्या मुझे कोई वहां ले जा सकता है? ये सुनते ही सभी गांव वाले चौंक गए और उनमें खुसुर फुसुर होने लगी। काली पहाड़ी का रामेश्वर का दामाद पगला गया है, वो वहां काहे जाना चाहता है? हाँ और नहीं तो का वहां तो पिशाचनी रहती है। अगर वो पिशाचनी रामेश्वर के दामाद को अपने वश में ले ली तो वो को भी शुद्धिकरण की प्रक्रिया को पार करना होगा। ऐसी ही कई सारी बातें भीड़ में गूंज रही थी। वहीं अभ्रम की बात सुनकर नियति, रामेश्वर और लक्ष्मी तीनों ही परेशान हो गए थे। नियति ने अभ्रम को समझाने के इरादे से कहा, आप वहां क्यों जा रहे हैं? वहां मत जाए। अभ्रम बोला, टर्टल क्या मैंने तुमसे सलाह मांगी? ये सुनती नियति खामोश हो गई और उसने सिर झुका लिया। तभी रामेश्वर ने कहा, बेटा बेला सही कह रही है। काली पहाड़ी पर पिशाचनी रहत है, जो भी वहां जाता है वो को पिशाचनी अपने वश में कर लेती है। लक्ष्मी भी उसका साथ देते हुए बोली, हाँ बेटा मत जाओ वहां, वरना आपको भी शुद्धिकरण की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। वो अभी बोल ही रही थी कि तभी अभ्रम ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, आप सब अंधविश्वासी हो गए हैं। आज के टाइम में ये सब नहीं होता और मैं श्योर हूँ वहां कोई पिशाचनी नहीं है। जैगुआ भी गांव वालों को समझा रहा था। अब तक सुबह हो गई थी और सभी को सूर्य अपनी तेज रोशनी से भिगो रहा था। जैगुआ सबको समझाते हुए एक बार फिर बोला, ये सब ठाकुर की चाल थी। वो आप सभी को डर के साए में रखना चाहता था। वहां कुछ तो ऐसा है जिसे ठाकुर आप सब से छुपा कर रखना चाहता था, इसलिए उसने पिशाचनी का डर सब में फैलाया। हमारी बात मानिए और हमें वहां का रास्ता बताइए। सच क्या हम आपके सामने ला देंगे। जैगुआ के इतना समझाने पर भी किसी ने हिम्मत नहीं की उन्हें काली पहाड़ी का रास्ता बताने की। पिशाचनी का कहर लोगों में इस कदर ठाकुर ने भर दिया था कि वे लोग पिशाचनी का नाम सुनकर ही डर से कांपने लगते थे। थक हार कर जैगुआ ने अभ्रम की तरफ देखा और नमे सिर हिला दिया। उसी पर रामेश्वर जी बोले, आप चलिए हमारे साथ, हम आपको काली पहाड़ी तक ले चलते हैं। उसकी बात सुनकर सभी गांव वालों उसे घूरने लगे और उनमें से एक ने कहा, रामेश्वर का तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम का कह रहे हो? का तुम भूल गए हो वहां पिशाचनी रहत हैं? रामेश्वर जी गुस्से में बोले, हम कुछ नहीं भूले, बस अब हमको ठाकुर की कोनो बात पर भरोसा नहीं। ऊ जो धोखा हमरी बेला के साथ किए रहे ओ के बाद हम ठाकुर की कोनो बात पर भरोसा नहीं करेंगे। और फिर किसी ने आगे कुछ नहीं कहा और रामेश्वर ने अभ्रम से कहा, चलो बेटा। अभ्रम ने जाने से पहले नियति की तरफ देखा। वो चिंता भरी नजरों से उसे ही देख रही थी।
उसके होठ खामोश थे पर आंखें बहुत बोल रही थीं। अब्रम भी उसकी नज़रों की भाषा को समझ रहा था। उसने भी उतनी खामोशी के साथ सिर हिला दिया, जैसे कह रहा हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा और मैं वापस आऊंगा। दोनों ने ही आंखों में बात की और फिर चले गए। वही काली पहाड़ी के पीछे बड़े बड़े गोडाउन बने हुए थे। उसमें से एक गोडाउन में भवानी अपने आदमियों के साथ बैठा हुआ था और उसने गुस्से में कहा, इतना समय बीत गया, वो कालिया अभी तक वापस नहीं आया, साला गांव वालों के साथ खुद भी उस आग में जलकर कहीं मर तो नहीं गया। वो अभी अपने आदमियों पर अपना गुस्सा निकाल ही रहा था कि तभी एक आदमी ने आकर कहा, भवानी भैया 3 लोग इधर ही आ रहे हैं। ये सुनकर भवानी चौंक गया और उसने कहा, उन लोगों का यहाँ आने मत दो, उन्हें रास्ते में ही खत्म कर दो। उसके ये कहने के अगले पल ही अब्रम ने उसी आदमी को शूट करते हुए कहा, पर मैं तो यहाँ आ गया हूँ भवानी। उसे देखकर भवानी चौंक गया और उसने उठते हुए कहा, आ गया है तो अब तू भी मारा जाएगा। ये बोल उसने अपने आदमियों से कहा, छोड़ना मत कोनो को, मार दो ये तीनों को। उसकी बात सुनकर जगुआ ने रामेश्वर से कहा, अंकल आप यहीं रहना, यहाँ से मत निकलना। रामेश्वर ने सिर हिला दिया और उसी कोने में छुपा रहा। आज हाथों से नहीं हथियारों से लड़ाई हो रही थी। भवानी के आदमी और भवानी खुद भी अब्रम पर टूट पड़ा था। गोडाउन में बहुत सारे आदमी थे। वहां जो मजदूर काम कर रहे थे वे सब भी भवानी की ओर से लड़ रहे थे। ये देखकर जगुआ खुद से बोला, हम दो और ये इतने सारे। जगुआ का कहना एकदम सही था, इस बार लोग बहुत ज्यादा था। हालांकि अब्रम और वो सबका सामना कर लेते पर एक समय पर उनका शरीर उनकी हिम्मत का साथ नहीं देता। पर फिर भी अपने मन में उठे इन ख्यालों को झटकर जगुआ अब्रम का साथ देते हुए सबसे लड़ रहा था। वही भवानी हौंफते हुए अब्रम को देखते हुए गुस्से में बोला, आज तोरी चिता यहीं जलेगी। तूने हमरे ठाकुर साहब को मारा, न का बदला हम तोरे से आज लेकर रहेंगे शहरी। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही भवानी ने अपनी बात खत्म की, एक शोर ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसने गोडाउन के दरवाजे की तरफ देखा तो वो जोर जोर से हिल रहा था और तभी उसके देखते ही देखते गोडाउन का दरवाजा टूट गया और सभी गांव वालों के साथ टाइगर अंदर आया। टाइगर जैसे ही गांव में पहुंचा, गांव के सभी लोगों को एक जगह देखकर वो चौंक गया। जब भीड़ को पार कर वो अंदर पहुंचा तो उसे नियति दिखी। फिर उसने टाइगर को सारी बात बताई और टाइगर ने गांव वालों को समझाया। उसने कुछ सबूत पेश किए जिससे ये प्रूफ हो गया कि काली पहाड़ी के पीछे कोई पिशाचनी नहीं रहती। और फिर सभी गांव वालों ने उसकी बात मान ली। वे सभी टाइगर के साथ काली पहाड़ी जाने के लिए तैयार हो गए। जब जगुआ ने टाइगर को देखा तो वो खुश हो गया। वही टाइगर ने लड़ते हुए जगुआ से कहा, मुझे देर तो नहीं हुई आने में। जगुआ ने एक आदमी का हाथ तोड़ते हुए कहा, हुई भी और नहीं भी हुई। उसकी पहेलीनुमा बातें टाइगर को समझ नहीं आई तो उसने एक आदमी को मुक्का मारते हुए कहा, तू नहीं सुधरने वाला। तारानकन। इतने में ही अब्रम ने एक आदमी की गर्दन को तोड़ते हुए कहा, अगर बातें ही करनी है तुम दोनों को तो जाकर साइड में बैठ जाओ। ये सुनकर दोनों ही अलर्ट हो गए और फिर दोनों ने एक साथ कहा, सॉरी बीस्ट। और फिर वे सभी लड़ने लगे। कुछ ही देर में गांव वालों ने अब्रम के साथ मिलकर भवानी के सभी आदमी को हरा दिया। उसके ज्यादातर आदमी मारे गए थे और बाकी के आदमी जख्मी पड़े थे। भवानी ये सब देखकर मौका पाकर भागने लगा, पर तभी अब्रम ने उसके पैर पर गोली चला दी और वहीं गिर गया। फिर अब्रम उसके पास गया और उसके माथे पर गन रखकर कहा, बता गांव वालों को काली पहाड़ी का सच क्या है। अपनी मौत के डर से भवानी बोला, काली पहाड़ी के पीछे कोई पिशाचनी नहीं रहती। गोडाउन के पीछे के खेतों में ठाकुर साहब अफीम की खेती करवाते हैं और वो अफीम हिया गोडाउन में लाकर तैयार किया जाता था। वो के बाद हम सब अफीम तैयार कर शहर ले जाते हैं और हुआ से अफीम विदेश भेज दिया जाता है। आज गांव वालों के सामने काली पहाड़ी का सच था और वे सभी सच सुनकर हैरान थे। तभी उनमें से एक आदमी ने कहा, ओ ठाकुर हम सबको धोखे में रखे रहा, अच्छा हुआ वो मर गया। पर वो ऐसा कहे कर रहे थे। भीड़ से एक और सवाल आया तो भवानी ने जवाब में कहा, इसलिए ताकि गांव वालों को कभी भी सच पता न चले कि काली पहाड़ी के पीछे अफीम की खेती होती है और इसलिए ठाकुर साहब ने गांव में काली पहाड़ी के पीछे पिशाचनी के होने वाली बात फैलाई ताकि कोई भी गांव वाला काली पहाड़ी पर न आए। उद्धरण चिन्ह। उसके ये बोलते ही अब्रम ने कहा, बस इतना ही, आगे की कहानी गांव वाले खुद समझ लेंगे। ये बोल उसने भवानी के मुंह में अपने गन का अगला हिस्सा घुसाकर उसके मुंह में अपनी गन की सारी गोलियां भर दी। भवानी को मारकर अब्रम गांव वालों की नजर हीरो बन गया था। भवानी के मुंह में अपने गन का अगला हिस्सा घुसाकर अब्रम ने उसके मुंह में गन की सारी गोलियां भर दी। भवानी को मारकर वो गांव वालों की नजर में हीरो बन गया था। सभी उसकी जय जयकार कर रहे थे। फिर अब्रम जगुआ और टाइगर के साथ काली पहाड़ी के पिछले हिस्से में गया तो वहां कई मिलों तक जमीन पर अफीम की खेती हो रखी थी। इस नज़ारे को देखकर जगुआ बोला, बुड्ढा शरीर से अपंग था, दिमाग का बड़ा ही शातिर था। उसका साथ देते हुए टाइगर ने कहा, सही कहा तूने, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जिस हिसाब से उसने अपने एसेट बना रखे हैं उस हिसाब से तो बुड्ढे के पास पैसों का महल होगा।
अब्रम भी इतनी देर से दोनों की बातें सुन रहा था, उसे उनकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने दोनों की बात को इग्नोर कर कहा, आग लगा दो सब में। ये सुनकर दोनों ही चौंक गए। वहीं अब्रम अपनी बात कहकर चला गया। उसके जाने के बाद जगुआ ने सिर हिलाते हुए कहा, बीस्ट ने आखिर अपना रूप दिखा ही दिया। इस बात पर टाइगर बोला, वो बीस्ट है, उनके डिसीजन उनकी तरह ही होते हैं डेंजरस। और फिर दोनों ने अब्रम के कहे अनुसार ही किया। मिलो दूर फैले अफीम के खेतों में आग लगा दी गई। आग की लिपटों से उठे धुएं ने नीले आकाश को भी काला कर दिया था। पर यह एक इंसानी रूप में छुपे जानवर की कहानी और उसके साम्राज्य का अंत था, जिसका अंत भी एक जानवर के हाथों ही होना लिखा था। अब्रम जब घर आया तो देखा नियति अपनी अम्मा के साथ उसके ही वापस आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसकी नज़र अब्रम पर गई वो जल्दी से उसके पास जाकर बोली, आप ठीक हैं? बाबा कहाँ है? तभी अब्रम के पीछे से निकलकर रामेश्वर जी सामने आए और नियति से बोले, हम ठीक है बेटा। नियति उनके गले लग गई थी। लक्ष्मी भी उनके पास चली गई थी। अब्रम ने तीनों को देखकर नियति से कहा, टर्टल तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट है, रेडी हो जाओ। अगले 20 मिनट बाद हम जा रहे हैं। उसकी बात सुनते ही नियति चौंक गई और वो उसके पास आते हुए बोली, क्या कहा आपने? हम जा रहे हैं? पर क्यों हम? इतनी घबराहट में नियति अटक अटक कर बोल रही थी। वहीं अब्रम के आगे बढ़ते कदम उसकी बात सुनकर रुक गए और उसने बिना किसी भाव के कठोर शब्दों में कहा, तुम चाहती हो मैं यहाँ रहूं? ये जगह मेरे रहने लायक है। अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगा और अब आगे कुछ बोलने की सोचना भी मत। चॉइस इज योर्स टर्टल, अपनी मर्जी से या मेरी मर्जी से जाना तुम्हें मेरे साथ ही है। अब्रम अपना फैसला सुनाकर जाने लगा, पर फिर 2 कदम आगे जाकर रुक गया और मुड़कर उसे देखते हुए बोला, अगर भागना चाहो तो भाग सकती हूँ, पर मुझे ठाकुर समझने की भूल मत करना। दुनिया की शुरुआत से लेकर अंत तक ही क्यों न जाना पड़े मुझे, पर मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। अब्रम की धमकी थी या उसका फैसला, जिसे सुनते ही नियति के पैर वहीं जम गए। वो नम आंखों से उसे जाते हुए देख रही थी। वहीं अब्रम की बात सुनकर लक्ष्मी और रामेश्वर दोनों उसके पास आ गए और लक्ष्मी उससे उसकी शादी के बारे में पूछने लगी। नियति की आंखों से आंसू बहने पर उसने जल्दी से अपने आंसुओं को साफ कर भारी आवाज में कहा, अम्मा हम अपनी शादी में बहुत खुश हैं। आपने देखा ना, वो हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये सब जो उन्होंने किया वो हमारे लिए ही किया है। वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमेशा हमें अपने साथ ही रखते हैं। नियति अपनी माँ पापा से अपनी शादी का सच, अपने रिश्ते का सच छुपाना चाहती थी। वो जानती थी उसके माता पिता पहले ही उसके लिए इतना कुछ सहन कर चुके हैं, अब और उसे दर्द में देखेंगे तो और परेशान हो जाएंगे। इसलिए उसने अपने रिश्ते को लेकर, अपनी शादी को लेकर उनसे झूठ कहा। वहीं उसके बाबा ने नियति की बात पर कहा, ये सब तो हम भी जानत है बेटा, दामाद जी तुमसे बहुत प्यार करत है। तुम्हारे लिए सारे गांव से लड़ गए। तुम अब जा रही हो बेटा, तो अपने नए जीवन में हमेशा खुश रहना। जितना दामाद जी तुम्हारा ख्याल रखते हैं, तुम भी उनका उतना ही ख्याल रखना। बिना मांगे ही शिव जी ने तुम्हें इतना अच्छा वर दिया है। हम तो जीवन भर तपस्या करते तब भी के जैसा वर तुम्हारे लिए नहीं ढूंढ पाते। उद्धरण चिन्ह। तभी बेला अचानक से रामेश्वर के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। लक्ष्मी ने प्यार से उसका सिर सहलाते हुए कहा, खुश रहो बेटा, सदा सुहागन रहो। तुम दामाद जी के घर की लक्ष्मी हो बेटा, तुम्हारे पर बहुत जिम्मेदारी होगी। अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना और तुम कोनो चिंता मत करना। हम और तुम्हारे बाबा तुमसे मिलने शहर आएंगे। उद्धरण चिन्ह। फिर नियति अपनी अम्मा के गले लगकर रोने लगी और फिर कुछ देर बाद वे सभी जाने के लिए तैयार थे। पाइथन भी अब काफी हद तक ठीक हो गया था और अपने पैरों पर चल पा रहा था। जब नियति सबसे मिलकर जाने को हुई तो लक्ष्मी ने उसे रोक लिया। फिर उसके पास सिंदूर लेकर आए और अब्रम और उसे देखते हुए बोली, तुम्हें अभी नई नई शादी हुई है, अभी तुम सिंदूर लगाना मत छोड़ो, वरना दामाद जी की जिंदगी को खतरा रहेगा। ई सिंदूर सोगान की निशानी होत है, एक को अपने मांग हमेशा सजा कर रखना बिटिया। अपनी माँ की बातें सुनकर नियति उनसे कहना चाहती थी, कैसी शादी अम्मा, जिसमें न 7 फेरे, न 7 वचन, न सिंदूर, न मंगलसूत्र। इन सब के बिना भी हम अगले 7 जन्मों के लिए इनसे जुड़ गए हैं, पर हम इस शादी को नहीं मानते। ये सब नियति ने अब्रम को तिरछी नजरों से देखते हुए मन ही मन खुद से कहा। वहीं लक्ष्मी ने अब्रम को देखते हुए कहा, बेटा इस सिंदूर को तुम अपने हाथों से बेला की मांग में भर दो। तुम दोनों का रिश्ता और गहरा और मजबूत हो जाएगा, फिर कोनो बुरी नजर तुम्हारे रिश्ते को नहीं लगेगी। उद्धरण चिन्ह। अब्रम ने इस बार भी इमोशनलेस होकर कहा, मैं इन बातों को नहीं मानता, पर आप कह रही है इसलिए आपकी बात का मान रख रहा हूँ। ये कहकर उसने चुटकी से सिंदूर लेकर नियति की मांग भर दी। थोड़ा सा सिंदूर उसकी नाक पर भी गिर गया था, पर नियति ने इस पर ध्यान नहीं दिया और वो हैरानी से उसे देखती रही। टाइगर, जगुआ और पाइथन के साथ अपनी कार से चला गया। वहीं अशब्रम नियति के साथ अपनी कार से जा रहा था। अपने माँ बाबा से बिछड़ने का दुख उसकी आंखों में अभी भी था। उसकी आंखों से बार बार आंसू बह रहे थे और वो बार बार अपनी आंसुओं को पोंछ रही थी, पर उसकी सिसकियां अब्रम को इरिटेट कर रही थी, या यूं कहें कि अब्रम को नियति का रोना अच्छा नहीं लग रहा था।
उसे रोते देखकर उसे हट हो रहा था, और फिर अब्रम ने अचानक से साइड में कार रोक दी। उसे गाड़ी रोकते देखकर उसके पीछे आ रहे टाइगर ने भी कार रोक दी और अब्रम की कार को देखते हुए बोला, ये बीस्ट ने अचानक से गाड़ी क्यों रोक दी? जैगुआ भी उस ओर देखते हुए बोला, शायद बीस्ट की कार खराब हो गई है, तुझे जाकर देखना चाहिए। ये सुन टाइगर ने उसे देखते हुए कहा, मुझे मरना थोड़ी ना है जो मैं जाऊंगा, तू जाकर देख। जैगुआ ने अपनी हालत दिखाते हुए कहा, अबे साले कुछ तो शर्म कर, मुझे ऐसी हालत में भेज रहा है, ये नहीं कि खुद चला जाए। उद्धरण चिन्ह। फिर दोनों ने पीछे बैठे पाइथन को देखा तो उसने जल्दी से कहा, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं एक कदम भी नहीं चल सकता, अगर चला तो बेहोश होकर नीचे गिर जाऊंगा। टाइगर ने फिर जैगुआ और पाइथन दोनों को देखकर कहा, एक से बढ़कर एक हो दोनों के दोनों। ये बोल वो गाड़ी से बाहर आ गया। वही गाड़ी के अंदर जैगुआ और पाइथन दोनों ने एक दूसरे को हाई फाई दिया। वहीं उधर अब्रम के ब्रेक लगाते ही नियति को जोर से झटका लगा था और वो आगे की तरफ झुक गई थी। फिर उसने संभल कर बैठते हुए अब्रम की तरफ देखा तो वो उसे ही देख रहा था, पर उसकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था। ये देखकर नियति डर से सहम गई और तभी अब्रम ने उसे देखते हुए कहा, 5 मिनट है तुम्हारे पास, ओनली 5 मिनट। जितना रोना है इन 5 मिनट्स में रो लो, क्योंकि अगर मेरे ड्राइविंग करते टाइम तुम रोई तो पनिशमेंट के लिए तैयार रहना टर्टल। ये सुनते ही उसने जल्दी से सिर हिलाया और अपने आंसू पोंछने लगी। फिर उसने अपनी घनी घनी पलकें तेजी से झपकाए और आंखों में ठहरी आंसुओं की बूंद को अपनी आंखों में ही कहीं कैद कर लिया। ये देखकर अब्रम ने कहा, गुड गर्ल टर्टल, पर तभी उसका ध्यान नियति की नाक पर गया। उसकी नाक सिंदूर से लाल थी। ये देखकर अब्रम ने टिश्यू पेपर लिया और अपनी सीट बेल्ट अनलॉक कर उसके ऊपर झुक गया। नियति डर से एकदम कोने से चिपक गई तो अब्रम ने ये देखकर रूड वॉइस में कहा, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा टर्टला, मुझसे इतना मत डरो, रहना तुम्हें मेरे साथ ही है। ये बोल वो उसकी नाक पर लगे सिंदूर को साफ करने लगा। उसी पर टाइगर अब्रम की साइड से गाड़ी की विंडो पर नॉक करने को हुआ, पर उससे पहले ही उसकी नज़र अब्रम पर चली गई। उसे नियति के ऊपर झुका देखकर वो सकपका गया और उल्टे पैर ही वापस आ गया। उसने गाड़ी में बैठकर अपनी रुकी हुई सांस को छोड़ा और जोर जोर से सांस लेने लगा। ये देखकर जैगुआ बोला, क्या हुआ, तू ऐसे क्यों सांस ले रहा है, जैसे बीस्ट ने तेरा गला दबा दिया हो। टाइगर अपनी ही धुन में बोला, बीस्ट ने अगर देखा होता तो वो मेरी जान ही ले लेते। उसकी बात सुनकर वे एक्साइटेड हो गए और पाइथन ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा, क्यों, आपने ऐसा भी क्या देख लिया? ये सुन टाइगर ने दोनों को घूर कर देखा और हल्के गुस्से में बोला, कुछ नहीं देखा। अब तुम दोनों अपना मुंह बंद करो, वरना जानवर की जगह ब्लैकी का लंच और डिनर तुम दोनों को बना दूंगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी धमकी सुनकर दोनों ही चुप हो गए और सीधे होकर बैठ गए। वहीं टाइगर ने मन में कहा, मैं भी पता नहीं क्यों इस गधे की बात मानकर चला गया। अच्छा हुआ बीस्ट के देखने से पहले ही वापस आ गया, वरना उनका प्रेशियस मोमेंट मेरी वजह से खराब हो जाता। वहीं उधर कार में अब्रम नियति की नाक पर से सिंदूर साफ करके बोला, तुम्हारी ख्वाहिशें तो अब पूरी हो गई होंगी, ऐसे ही शादी करना चाहती थी न तुम। ये सिंदूर, मंगलसूत्र, 7 फेरे, 7 वचन, पर इसे अपना मंगलसूत्र समझने की भूल मत करना, क्योंकि बहुत जल्द मैं इसे तुमसे वापस ले लूंगा। इस बीच अगर ये खोया तो टर्टल सजा के लिए तैयार रहना। इस वक्त नियति का चेहरा पीला पड़ गया था और अब्रम के हाथ में उसकी चैन थी जो उसने नियति को वसुंधरा के कहने पर पहनाई थी। उसने मुंह से एक शब्द नहीं कहा और धीरे से सिर हिला दिया। ये देखकर अब्रम फिर बोला, गुड गर्ल टर्टल। फिर उसने स्टीयरिंग संभाली और ड्राइव करने लगा। जब वे लोग दिल्ली पहुंचे तो रात हो गई थी। नियति गाड़ी में ही सो गई थी और उसका सिर एक तरफ झुककर अब्रम के कंधे पर आ गया था, पर अब्रम ने उसे खुद से दूर नहीं किया और उसे तिरछी नजरों से देखकर मुस्कुरा दिया। उसने जैसे ही बीस्ट विला पहुंचकर गाड़ी के ब्रेक लगाए, एक गार्ड ने आकर कार का डोर ओपन किया। अब्रम कार से बाहर आया और उसने दूसरी तरफ से जाकर नियति को अपनी बाहों में उठा लिया और फिर उसे अपनी बाहों में लिए हुए ही विला के अंदर चला गया। अपने रूम में आकर उसने नियति को बेड पर सही से सुलाया और ब्लैंकेट ओढ़ाकर खुद वॉशरूम में चला गया। जहां एक तरफ नियति सुकून से सो रही थी, वहीं दूसरी तरफ माया की आंखों से नींद गायब थी। वो अपने रूम में बेड पर छत की तरफ मुंह किए उल्टी दिशा में लेटी थी। उसके पैर बेड के क्राउन की तरफ थे और उसके बाल बेड से नीचे लटक रहे थे। उसके हाथ में आईपैड था जिस पर अब्रम की फोटो दिख रही थी। अब्रम उस फोटो में बिजनेस सूट में था, पर उसने ब्लेजर नहीं पहना था। उसके शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे। उसकी काली आंखों पर ग्लास चढ़ा था। उसके बाल वेल सेट थे। वो इस लुक में एक परफेक्ट जेंटलमैन लग रहा था। माया की आंखें उसे ऐसे देख रही थी मानो अब्रम के उस रूप को वो अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहती हूँ। उसने अपनी पतली खूबसूरत उंगली को अब्रम की फोटो पर घुमाते हुए कहा, माय ड्रीम प्रिंस बीस्ट, तुम कब वापस आओगे? तुम्हें एक दिन ना देखूं तो ऐसा लगता है तुम्हें देखे हुए एक अरसा बीत गया। पास आने का तो तुम मौका देते नहीं। कम से कम तुम्हें दूर से ही देखकर जी लेती हूँ, पर अब बहुत जल्द तुम मेरे बहुत करीब रहोगे।
जहां एक तरफ माया अब्रम के ख्यालों में गुम उसकी फोटोग्राफ से बात कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ अब्रम चेंज करके नियति के बराबर में आकर लेट गया था। उसके दोनों हाथ उसके सिर के नीचे थे और वो ऊपर की तरफ छत की सीलिंग को देख रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, पर फिर वो सोने के लिए करवट लेने लगा ताकि वो हमेशा की तरह नियति को पकड़कर सो सके। पर उसके विपरीत नियति ने अचानक से करवट ली और अपना सिर पिलो से उठाकर अब्रम की बाह पर रख दिया। ये देखकर अब्रम चौंका नहीं, बल्कि वो उसे घूर कर देखने लगा। पर उसके इस तरह देखने पर नियति को कहाँ फर्क पड़ने वाला था, वो तो मस्त घोड़े बेचकर सो रही थी। अब्रम उसे अभी भी घूर ही रहा था कि तभी नियति ने अपना एक हाथ उठाकर उसके सीना पर रख दिया और फिर कुछ ही सेकंड बाद अब्रम को उसका पैर भी अपने ऊपर रखा हुआ फील हुआ। उसने गुस्से में अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, ओह गॉड टर्टल, कल सुबह मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर अगली सुबह जब नियति की आंख खुली तो उसने खुद को कैद में पाया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे एनाकोंडा ने उसके पूरे शरीर को जकड़ा हुआ है। उसने धीरे से सिर उठाकर देखा तो अब्रम का चेहरा देखकर मुंह बनाकर मन में बोली, ये एक दिन हमारी जान लेकर रहेंगे। क्या इन्हें थोड़ा सा भी हम पर तरस नहीं आता? खुद से बात कर नियति उसकी बाहों में कसमसाने लगी, पर उसके कसमसाने से भी अब्रम को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने नियति को और कसकर अपनी बाहों में भर लिया और इस वजह से उसका चेहरा अब्रम के नेक के पास आ गया। नियति की गर्म और भारी सांसें उसकी गर्दन पर पड़ रही थी, पर गहरी नींद में होने की वजह से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पर वही नियति उसकी बाहों की कैद में रहकर अब थक चुकी थी, इसलिए उसने अब्रम को जगाने के लिए गर्दन पर अपने छोटे छोटे चूहे जैसे दांतों को गड़ा दिया। नियति के इस एक्शन का तुरंत ही रिएक्शन निकला और अब्रम हल्की सिसकी लेते हुए अपने एक हाथ से अपनी गर्दन को सहलाने लगा। हालांकि नियति ने अपने दांतों को तेज गड़ाया था, पर अब्रम को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे मच्छर ने काटा हो। नियति उसकी बाहों के घेरे से आज़ाद होकर बेड से उठकर खड़ी हो गई थी और डर से सलाइवा गटकते हुए अब्रम को देख रही थी। वहीं वो अभी भी आंखें बंद किए लेटा था। उसके माथे पर सलवटें थी और वो एक हाथ से अभी भी अपनी नेक को सहला रहा था। ये देखकर नियति खुद से बोली, इससे पहले ये जाग जाए और हमें सजा दे, हम इनके उठने से पहले ही यहाँ से चले जाते हैं। ये बोल वो वॉशरूम में चली गई और फिर कुछ देर बाद रेडी होकर ब्रेकफास्ट बनाने किचन में चली गई। जब तक उसने ब्रेकफास्ट रेडी किया तब तक अब्रम भी तैयार होकर डाइनिंग हॉल में आ गया था। नियति को ब्रेकफास्ट सर्व करते देखकर अब्रम ने उसे घूर कर देखा और उसके पास जाते हुए बोला, टर्टल ये तुम क्या कर रही हो? अचानक से उसकी आवाज़ नियति के कानों में पड़ने से वो चौंक गई और अब्रम को सामने देखकर एक बार फिर उसकी सांसें उसके गले में ही अटक गई। उसे कुछ न बोलते देखकर अब्रम ने कहा, टर्टल क्या तुम्हें मजा आता है मुझसे एक ही बात 2 बार बुलवाने में? नियति ने उसे देखते हुए जल्दी से नमे सिर हिला दिया। तो ये देखकर अब्रम ने आगे कहा, फिर तुम क्यों एक बार में मेरी बातों का जवाब नहीं देती? ये सुन नियति ने जल्दी से कहा, आपके लिए ब्रेकफास्ट लगा रही थी। उद्धरण चिन्ह। अब्रम उसे देखते हुए बोला, क्या मैंने तुमसे कहा था ये करने के लिए? उसने नमे सिर हिला दिया। ये देखकर अब्रम ने उसकी बाह पकड़ी और उसे एक चेयर पर बिठा कर बोला, खुद की हालत देखो जरा टर्टल। विस्मयादिबोधक चिन्ह। तुम अभी बहुत कमजोर हो, तुम्हें प्रॉपर बेड रेस्ट की जरूरत है। अब जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती तुम किचन में नहीं जाओगी। एक उसकी इस बात पर नियति उससे कहना चाहती थी, अगर हम इतने ही कमजोर हैं तो आप हमें इस तरह से पकड़ के क्यों सोते हैं कि हमारे पूरे शरीर में दर्द होता है? हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी शरीर की सारी हड्डियां टूट गई हों। जहां नियति मन ही मन खुद से बात कर रही थी तो वही अब्रम उसे फिर से खोया देखकर उसके सामने चुटकी बजाते हुए बोला, अंडरस्टूड टर्टल, क्या तुम्हें मेरी बातें समझ आई? नियति ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, पर आपका खाना? अब्रम उसे बीच में रोकते हुए बोला, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक आस्था आंटी मेरा खाना बनाएंगी। नियति ने इस बार भी सिर हिलाया तो अब्रम फ्रस्ट्रेट हो गया। उसने नियति का सिर पकड़ लिया और उसे अपने चेहरे के सामने लाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हर बार अपना ये आधे किलो का सिर हिलाने से अच्छा है अपनी 5 ग्राम की जबान से ओके कह दिया करो। उद्धरण चिन्ह। अब्रम की इस बात पर भी उसने सिर हिलाना चाहा, पर उसका सिर अब्रम के हाथों में होने की वजह से उसने धीरे से ओके कहा तो उसके गुलाबी होठ धीरे से हिले। अब्रम की नजरें उसके होठों पर थी। उसने नियति के होठों को देखते हुए कहा, गुड, अब से सिर्फ ओके, अंडरस्टूड। नियति ने इस बार भी ओके कह दिया, पर उसके कांपते होठों को हिलते देखकर अब्रम का मन चाहा कि वो आगे बढ़कर उसके होठों को छूकर उसकी कंपन को शांत कर दे और फिर अपनी इच्छाओं के आगे मजबूर होकर वो उसके करीब जाने लगा। उसकी नाक नियति की नाक को छूने ही वाली थी कि तभी उसके हाथ से लगकर टेबल पर रखा स्पून नीचे गिर गया। स्पून के गिरने की आवाज ने उनके बीच फैली शांति को भंग कर दिया और फिर वे दोनों ही जल्दी से एक दूसरे से दूर हो गए। अब्रम इधर उधर देखने लगा पर उसे वहां कोई नहीं दिखा। किसी को न देखकर उसने गहरी सांस ली। वहीं नियति झुककर नीचे गिरा स्पून उठाने लगी। उसके झुकने से उसके सारे बाल भी लटक गए थे। जब वो स्पून लेकर उठी तभी उसके बाल अब्रम की रिस्ट वॉच में अटक गए और उसके मुंह से एक तेज चीख निकल गई।
आर यू ओके टर्टल? अब्रम उसकी चिंता करते हुए बोला। वहीं नियति अपने बालों को पकड़े हुए बोली, हमारे बाल कहीं अटक गए हैं। अब्रम ने उसके बाल और अपना हाथ देखकर कहा, टर्टल तुम्हारे बाल मेरी घड़ी में अटक गए हैं। तुम ऐसे ही रहो, मैं इसे निकालता हूँ। नियति दर्द में बोली, प्लीज जल्दी करिएगा, हमें दर्द हो रहा है। मैं वही कर रहा हूँ टर्टल। ये बोल अब्रम उसके बालों को अपनी वॉच में से निकालने लगा, पर नियति के बाल उसकी वॉच में से निकल ही नहीं रहे थे। तो ये देखकर अब्रम ने कहा, टर्टल तुम्हारे बालों को काटना होगा। तुम रुको, मैं अभी सीज लेकर आता हूँ। ये बोल अब्रम बेख्याली में उठने लगा, पर तभी नियति की चीख सुनकर रुक गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अभी अभी नियति को अनजाने में ही हट कर दिया है। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी बनाई और फिर उसके सिर को अपने गोद में रखकर कहा, ऐसे ही रहना, हिलना मत। नियति ने भी उसकी बात मानकर उसकी गोद में सिर रखे बैठी रही। अब्रम ने जैसे ही अपनी वॉच निकाली, उसके बाल भी उसकी वॉच से निकल गए। फिर नियति ने अपने सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, हमारे बाल 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 बचे, अभी तो कट ही जाते। अब्रम अपने सामने बैठी लड़की को हैरानी से देख रहा था, जिसे अपने दर्द की नहीं अपने बालों की ज्यादा परवाह हो रही थी। उसने फिर कुछ नहीं कहा और अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। नियति ने भी चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया और उठकर किचन में जाने में लगी, पर तभी अब्रम ने उससे कहा, टर्टल थोड़ी देर बाद मुझसे हॉल में आकर मिलो। ये कहकर वो चला गया। वही नियति उसे जाते हुए देखकर बोली, अब क्या चाहिए इस जानवर को? नहीं नहीं, अब हम उन्हें जानवर नहीं बोल सकते। अम्मा ने कहा था उनकी इज्जत करनी है, पर अब उन्हें जानवर नहीं कहूंगी तो फिर उन्हें किस नाम से बुलाऊं? खुद से बात करते हुए नियति ने सोचते हुए आगे कहा, क्या उनका नाम लेकर बुलाऊं? भरा नहीं, ये हमसे नहीं होगा, हम उनका नाम नहीं ले सकते। तो फिर हम उन्हें किस नाम से बुलाएं? कुछ और देर तक सोचते रहने के बाद नियति ने कहा, वो हमें टर्टल कहते हैं, उनकी नज़रों में हम एक कछुआ हैं, तो अब हम भी उन्हें ऐसा ही कोई नाम देंगे। नेवला कैसा रहेगा? नहीं बंदर। नहीं नियति, ये भी अच्छा नहीं है। गोरिल्ला कैसा रहेगा? नहीं, ये भी सूट नहीं कर रहा। ये बोल वो अपने एक गाल पर उंगली रखकर सोचने लगी, पर उसे कोई नाम नहीं समझ आया। तभी उसे ख्याल आया, अब्रम ने उसे हॉल में बुलाया है। ये याद आते ही वो अपने साड़ी को ठीक करते हुए हॉल में चली गई। वो जब अब्रम के पास पहुंची तो वो राजा की तरह सिंगल काउच पर बैठा था। टाइगर उसके सामने कोई फाइल खोले खड़ा था और जैगुआ उसकी दूसरी साइड खड़ा था। नियति चुपचाप जाकर अब्रम के सामने खड़ी हो गई। जैगुआ ने उसे देखते ही उसे ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग क्वीन। नियति ने भी उसे एक स्माइल पास करते हुए धीरे से सिर हिला दिया। वही जब अब्रम ने उसे जैगुआ से बातें करते हुए मुस्कुराते हुए देखा तो उसके तन में ही नहीं, उसके मन में भी आग जलने लगी और वो उसे घूरने लगा। टाइगर का सारा ध्यान अब्रम पर था और फिर उसने अब्रम को इस तरह नियति को देखते देखकर मन में कहा, क्वीन आप कितनी इनोसेंट हैं, क्यों आप बीस्ट को बेवजह गुस्सा दिला रही हैं? टाइगर को नियति और जैगुआ के लिए बुरा लग रहा था। वे दोनों अभी भी एक दूसरे से इशारों में ही बात कर रहे थे। ये देखकर अब्रम ने नियति को देखते हुए जैगुआ से कहा, लगता है जैगुआ तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं रहा। अगर जीने की इच्छा खत्म हो गई है तो तुम्हें गोली मार दूं। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर जैगुआ और नियति दोनों ही डर गए थे। फिर जैगुआ ने माफी मांगते हुए सिर झुका लिया। वहीं नियति भी नजरें चुराते हुए उसे ही देख रही थी। तभी अब्रम उसे देखते हुए बोला, नाम क्या है तुम्हारा? ये सुनते ही नियति चौंक गई। उसे लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया है तो वो असमंजस में उसे देखने लगी। पर तभी अब्रम ने कहा, तुमने सही सुना टर्टल। उसकी बात पूरी होते ही उसने कहा, नियति। अब्रम बोला, ये नहीं, वो बताओ जो तुम्हारी असली पहचान है। ये सुनकर नियति समझ गई अब्रम उसका असली नाम जानना चाहता है और फिर यही सोचकर उसने कहा, बेला। अब्रम ने फिर अगला सवाल किया, तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? इस सवाल को सुनकर नियति कुछ पल सोचने लगी, फिर जैसे तैसे उसके सवाल का मतलब समझकर बोली, स्नातक का दूसरा साल। इस बार कंफ्यूज होने की बारी अब्रम की थी। तो वही जैगुआ मुंह दबाकर हंस रहा था। उसे नियति की बातों का मतलब समझ नहीं आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या बताना चाह रही है। उसे कंफ्यूजन में देखकर अब टाइगर को भी हल्की हंसी आ गई, पर वो खुद पर कंट्रोल किए खड़ा रहा। वहीं अब्रम ने असमंजस में टाइगर की तरफ देखा तो उसने जल्दी से कहा, बीस्ट क्वीन ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में है। ये सुनकर अब्रम ने नियति को देखते हुए आगे पूछा, क्या आगे पढ़ना चाहती हो? अब तक उसे भी समझ आ गया था नियति को इंग्लिश नहीं आती, इसलिए उसने इस बार हिंदी में ही सवाल किया। नियति ने उसे देखते हुए सिर हिलाकर कहा, हाँ हम आगे ना चाहते हैं। अब्रम ने उसे देखते हुए टाइगर से कहा, टर्टल के एडमिशन की प्रोसेस शुरू करो, टर्टल अपनी स्टडी कंप्लीट करेगी। उसकी बात पर टाइगर ने जल्दी से कहा, पर 20 सेमेस्टर के बीच में। अब्रम ने उसकी बात काटते हुए कहा, हाँ, क्या तुम भूल रहे हो मैं कौन हूँ? टाइगर बोला, बीस्ट क्वीन का एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में हो जाएगा। मैं कॉलेज के डीन से बात करता हूँ। अब्रम ने आगे कहा, और एक अच्छे इंग्लिश लिटरेचर को भी हायर करो और उनसे टर्टल की बात करें। टाइगर ने इस बार भी ओके बीस्ट कह दिया।
फिर जैगुआ और टाइगर दोनों ही वहां से चले गए। उनके जाने के बाद अब्रम ने अपनी एक उंगली से इशारे कर नियति को अपने पास आने के लिए कहा, तो वो डरते हुए सधे कदमों से उसके पास जाने लगी। जब वो उसके सामने आकर खड़ी हो गई तो अब्रम ने उसका हाथ पकड़कर खींचा तो वो उसकी गोद में जा गिरी। नियति उठने लगी पर तभी अब्रम ने उसके हाथों को कसकर पकड़ते हुए कहा, टर्टल तुम्हें यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। तुम्हें जो भी चाहिए होगा मुझसे कहना, मैं लाकर दूंगा। पर अगर तुमने मुझे धोखा देने के बारे में सोचा भी तो टर्टल मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये सुन नियति कंफ्यूजन में उसे देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था ये शख्स जो उसकी नज़रों के सामने था वो किस तरह का इंसान था। एक तरफ सारे गांव वालों से और ठाकुर से लड़कर उसने उसे बचाया था और अब उसकी पढ़ाई के बारे में भी सोच रहा है, और फिर हर वक्त उसे अपने क्रूर ओरे से डराता भी रहता है। क्या ये इंसान जो उसकी नज़रों के सामने है वो एक अच्छा है या बहुत बुरा इंसान है? यही सोचते हुए नियति अब्रम को देखे जा रही थी। अपने ही ख्यालों में उलझी नियति अब्रम की आंखों में देखे जा रही थी। वहीं अब्रम भी उसकी आंखों में खोया हुआ था। वो उसे देखते हुए धीरे धीरे उस पर झुकने लगा। ये देखकर नियति की आंखें बड़ी हो गई और वो उससे नजरें फेर कर इधर उधर देखने लगी और तभी उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। वो एकटक अब्रम की नेक को देख रही थी। वो निशान जो सुबह उसने अब्रम को दिया था वो अब गहरे रंग का हो गया था और उसमें खून भर आया था। ये देखकर उसका गला सूख गया और उसने डर का सूखा छूट अपने गले से नीचे उतारते हुए मन में कहा, हे भगवान अब क्या होगा जब इन्हें इस निशान के बारे में पता चलेगा। ये हमें नहीं छोड़ेंगे, कहीं ये हमें फिर से सजा न दे। ये सोचकर नियति डर से कांप उठी और उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसकी आंखों से एक बूंद आंसू निकलकर उसके गाल पर आ गया। वहीं जब अब्रम ने उसके आंसू देखे तो वो खुद से सवाल करने से रोक नहीं पाया, तारांकन ये टर्टल रो क्यों रही है? अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, फिर ये रो क्यों रही है? अश्वम को अब नियति के आंसुओं से फर्क पड़ने लगा था। वो उसे रोते हुए नहीं देख सकता था। उसने झुककर उसके गाल पर ठहरे अश्कों के मोती को अपने होठों से चुन लिया और उसे प्यार से अपनी आगोश में ले लिया। जब उसने नियति का सिर सहलाया तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और खुद को उसकी आगोश में पाकर हैरान रह गई। उसे तो लगा था अब्रम उसे सजा देगा, पर वो तो उसे अपनी आगोश में लिए बैठा था और छोटे बच्चे की तरह उसका सिर सहलाते हुए उसे चुप करवा रहा था। न जाने क्यों उस पल में नियति को क्या हुआ कि उसने भी अब्रम के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया और उसकी शर्ट को कसकर अपनी मुट्ठी में भर लिया। वो उसकी बाहों में सिमटी हुई थी और उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। शायद उसे अब्रम की बाहों में सुकून मिल रहा था। वहीं वो भी कुछ देर तक उसे ऐसे ही अपनी आगोश में लिए बैठा रहा। फिर जब उसने थोड़ी देर बाद उसे देखा तो वो उसकी आगोश में ही सो चुकी थी। उसे सोते देखकर अब्रम उसके मासूम चेहरे को देखकर मुस्कुराने लगा और फिर उसे अपनी बाहों में थामे उठा और नियति को लेकर अपने रूम में चला गया। उसने उसे बेड पर लिटाया और ब्लैंकेट ओढ़ाकर कहा, टर्टल टेक सम रेस्ट, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी से सुकून छिनने वाला है। ये कहकर अब्रम ने उसके माथे पर किस किया और चला गया। वो टाइगर के साथ ऑफिस आ गया था। पहले जैगुआ भी उसके साथ ऑफिस जाया करता था, पर जब से नियति आई थी उसने जैगुआ को विला में ही रहने के लिए बोल दिया था। उसे नियति की सेफ्टी की परवाह रहती थी, इसलिए वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट टाइगर, जैगुआ और पाइथन पर ही करता था। अब्रम ऑफिस में अपने कैबिन में बैठा था कि तभी उसके कैबिन के डोर पर किसी ने नॉक किया। अब्रम ने बिना डोर की तरफ देखे ही कम इन कह दिया। एक लड़का जिसकी उम्र यही कुछ 25 से 26 साल थी डोर ओपन कर उसके कैबिन में आया और उसके सामने खड़ा होकर बोला, गुड मॉर्निंग बीस्ट। अब्रम को ऑफिस में भी सभी बीस्ट ही बुलाते थे, उसे कोई भी सर नहीं कहता था। अब्रम अपने सामने खड़े शख्स की आवाज को पहचानता था। वो उसका असिस्टेंट था जो उसके और टाइगर के अंडर काम करता था। उसका नाम हर्षद है। अब्रम ने बिना हर्षद की तरफ देखे कहा, मुझे आज का शेड्यूल बताओ। हर्षद बिना एक सेकंड की देरी किए बोला, बीस्ट आफ्टर लंच आपकी एक मीटिंग द रॉयल होटल में मिस्टर कुमार के साथ। अश्वम ने लैपटॉप में देखते हुए ही कहा, ओके तुम मीटिंग की प्रिपरेशन करो, हम मीटिंग अटेंड करेंगे। हर्षद ने ओके बीस्ट कहा और उसके कैबिन से चला गया। उसने बाहर आकर एक गहरी सांस ली। वो जब कैबिन में गया था तो अब्रम के डर से वो अपनी सांसें रोककर खड़ा था। हर्षद को अब्रम से बहुत डर लगता था, इसलिए वो ज्यादातर सारे काम टाइगर के साथ ही करता था और टाइगर उसकी दी इन्फॉर्मेशन अब्रम को दे देता था। हर्षद ने अपने माथे पर छलके पसीने को साफ किया और अपना फोन निकालकर टाइगर को कॉल किया। दूसरी तरफ से टाइगर ने कॉल रिसीव करते हुए हेलो कहा तो हर्षद बेचारगी से बोला, सर कहाँ हैं आप? टाइगर ने कहा, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है इसलिए आज मैं वापस ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। ये सुनकर हर्षद ने फिर से उसी टोन में कहा, सर तो क्या इसका मतलब मुझे बीस्ट के साथ अकेले ही मीटिंग में जाना होगा? टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और जाने से पहले अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना तुम जानते हो ना बीस्ट क्या करेंगे। इस बात पर हर्षद मुंह बनाकर बोला, इसी बात का तो डर है सर। उसकी बात सुनकर टाइगर फिर से हंसने लगा और फिर उसे समझाते हुए बोला, हर्षद इतना डरो मत, तुम कर लोगे, मैं जानता हूँ। हर्षद बोला, पर मुझे लगता है
मैं नहीं कर पाऊंगा सर, टाइगर ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा। ऑल द बेस्ट। ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया। टाइगर ऑफिस आने कुछ देर बाद ही चला गया था, क्योंकि उसे अब्रम का दिया काम करना था। वो अभी एक कॉलेज के ग्राउंड में था और कॉलेज की बिल्डिंग को देख रहा था। वो यहाँ नियति का एडमिशन करवाने आया था। टाइगर ने फ़ोन अपनी जेब में रखा और फिर आगे बढ़ गया। वो कॉलेज के डीन के ऑफिस की तरफ जा रहा था कि तभी एक लड़की उससे आकर टकरा गई। टाइगर से टकराते ही वो नीचे गिरने लगी, पर तभी उसने लड़की का हाथ पकड़ लिया और वो लड़की उसके हाथ के सहारे लटकी हुई झूल रही थी। गिरने की डर से उस लड़की की आंखें डर से भरी थी। जब उसने सामने देखा तो उसकी खूबसूरत आंखें टाइगर की आंखों से जा मिली। वो कुछ सेकंड तक टाइगर को देखती ही रह गई। वहीं टाइगर भी उसे ही देख रहा था कि तभी उसने लड़की को ऊपर खींचा और उसके खड़े होते ही बोला, मिस, ये कॉलेज है आपका घर नहीं जहां आप जैसे मर्जी चले। उसकी बातें सुनकर लड़की को लगा कि वो उसे एटीट्यूड दिखा रहा है, और इसलिए उस लड़की ने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख लिया और अपनी खूबसूरत आंखों से उसे घूरते हुए कहा, ओह हेलो मिस्टर, ये कॉलेज है आपका, ऑफिस नहीं जो मुंह उठाकर इधर उधर घूम रहे हो। टाइगर अभी एक कदम आगे ही बढ़ा था कि तभी वो उस लड़की की आवाज़ सुनकर रुक गया। उसने पलटकर लड़की को देखा। उस लड़की ने एक लॉन्ग घेरदार ब्लू कलर की स्कर्ट पहनी थी और ऊपर से येलो कलर टाइट फिटिंग स्लीवलेस टॉप पहना था। उसने दोनों हाथ कमर पर रखे हुए थे और उसके खूबसूरत काले लंबे बाल उसकी कमर पर बिखरे हुए थे। उसकी काली आंखें टाइगर को घूर रही थीं। उसके अस्तित्व को अपनी आंखों से ही खंगाल कर टाइगर ने भी एटीट्यूड में कहा, तुम खुद मुझसे आकर टकराए हो, ना कि मैं तुमसे टकराया हूँ। ये सुनते ही उस लड़की का गुस्सा और बढ़ गया और फिर उसने टाइगर के ऊपर उंगली पॉइंट करते हुए कहा, हूँ कौन तुम मिस्टर? मेरे ही कॉलेज में आकर मुझे ही एटीट्यूड दिखा रहे हो। टाइगर ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये कॉलेज तो तुम्हारे पिताजी का है न, इसलिए यहाँ सिर्फ तुम्हारी चलती है। उसकी बात पूरी होते होते उस लड़की के हाथ में टाइगर की कॉलर थी। ये देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। आज तक किसी ने भी उसकी कॉलर इस तरह नहीं पकड़ी थी। उसने अपने सामने खड़ी लड़की को गुस्से में देखा और उसे घूरते हुए बोला, लड़की हो इसलिए अभी तक चुप हूं, वरना जो तुमने जो किया उसके लिए मैं तुम्हारे हाथों को तोड़ देता। ये सुनते ही उस लड़की की आंखें बड़ी हो गई और उसने टाइगर को देखते हुए कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये कहने की? टाइगर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मिस वॉट एवर योर नेम, हिम्मत तो बहुत कुछ है करने की। अभी तुमने मेरी हिम्मत देखी ही कहा है, पर जल्द ही देख लोगी अगर तुमने मेरी कॉलर को अगले 10 सेकंड में नहीं छोड़ा तो। टाइगर के लहजे में और उसके अंदाज में कुछ ऐसा था कि उस लड़की ने उसकी कॉलर को खुद ब खुद ही छोड़ दिया। ये देखकर वो तिरछा मुस्कुराया और अपने कॉलर को सही करते हुए डीन के ऑफिस की तरफ चला गया। वो लड़की उसे जाते हुए देख रही थी। तभी वहां उसकी कुछ फ्रेंड्स आ गई और उसने लड़की से कहा, सोना कौन था वो? सोना उसी और देखते हुए बोली, एक पागल कुत्ता था, फालतू में भौंक रहा था, इसलिए मुझे उस पर तरस आ गया और मैंने उसे जाने दिया। उसकी बात सुनकर उसके फ्रेंड्स ग्रुप में से एक लड़की ने कहा, तूने उसे जाने दिया या उसने तुझे जाने दिया? सोना उसकी बात सुनकर हड़बड़ा गई और उसने अपनी नजरें चुराते हुए कहा, कुछ भी बोलती है तू क्या मुझे जानती नहीं? मैं सोना हूँ। सोना, जब मेरे सामने सुमित और उसकी गैंग की नहीं चलेगी तो फिर इस पागल आदमी की क्या ही चलेगी? ये बोल उसने एक एटीट्यूड लुक सभी को दिया और फिर पैर पटकते हुए चली गई। वहीं जब टाइगर डीन के ऑफिस में पहुंचा तो दिन उसे देखते ही खड़े हो गए और रिस्पेक्ट के साथ उन्होंने टाइगर को ग्रीट किया। टाइगर उनके सामने पड़ी चेयर पर बैठ गया और उसने दिन को देखते हुए कहा, आप जानते हैं ना मैं यहाँ क्यों आया हूँ? डीन ने हिचकिचाहट के साथ कहा, देखिए मैं कॉलेज के रूल नहीं तोड़ सकता, सेमेस्टर के बीच में किसी को भी एडमिशन नहीं दे सकता, ये कॉलेज के रूल के खिलाफ है और ऊपर से पेपर्स भी पूरे नहीं हैं। डीन अभी बोल ही रहे थे कि तभी टाइगर ने उन्हें बीच में रोकते हुए कहा, मिस्टर शुभम आलूवालिया यही नाम है ना आपका? क्या आप जानते हैं मैं यहाँ किसके एडमिशन के लिए आया हूँ? मिस्टर आलूवालिया ने कहा, हाँ आपने बताया था वो आपकी कज़न है। टाइगर तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, फॉल्स, और फिर अपनी बात को जारी रखते हुए आगे बोला, वो हमारी क्वीन है, बीस्ट की वाइफ। बीस्ट चाहते हैं क्वीन अपनी स्टडी आपके कॉलेज से कंप्लीट करें। आलूवालिया ये सुनते ही डर गया, उसकी आंखों में अब्रम का खौफ दिखने लगा और तभी उसने जल्दी से कहा, ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? जिनकी वजह से ये कॉलेज चलता है भला उनकी वाइफ। सॉरी, क्वीन को यहाँ एडमिशन क्यों नहीं मिलेगा? मैं पेपर्स रेडी करता हूँ, उनका जब मन करे वो तब से ही कॉलेज ज्वाइन कर सकती है। टाइगर ने उसे देखते हुए फिर कहा, एक इम्पोर्टेंट बात, क्वीन की आइडेंटिटी आपको हाइड रखनी होगी, किसी को भी ये पता ना चले कि वो कौन है, आप समझ गए मिस्टर आलूवालिया? डिन ने जल्दी से सिर हिलाते हुए कहा, यस मिस्टर टाइगर। वहीं दूसरी तरफ अब्रम हर्षद के साथ मीटिंग करने द रॉयल होटल आया हुआ था और वो एक वीआईपी रूम में मिस्टर कुमार के साथ बैठा हुआ था। वे लोग एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर डिस्कस कर रहे थे। हर्षद अब्रम के बगल खड़ा था, तभी उसके इशारे पर हर्षद ने फाइल खोलकर मिस्टर कुमार के सामने रख दी और उसे समझाने लगा। फिर मिस्टर कुमार ने खुद ही फाइल बंद करते हुए अश्वम से कहा,
मिस्टर चौहान आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, मुझे आपके साथ काम करके खुशी मिलेगी। बस आप बता दीजिए हम कब से इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। अब्रम ने 2 वर्ड में आंसर किया, नेक्स्ट मंथ। मिस्टर कुमार ने मुस्कुराते हुए ओके कहा। जहां मिस्टर कुमार के होठों पर मुस्कुराहट थी वहीं अब्रम अपने कॉल एक्सप्रेशन के साथ बैठा था। तभी मिस्टर कुमार की नज़र उसके नेक पर गई और उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। फिर उसने अधम को देखते हुए आगे कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर मैरिड लाइफ। वेल, इसकी ज़रूरत तो नहीं है आपको क्योंकि आपकी मैरिड लाइफ कितनी अच्छी है ये डिस्प्ले हो रहा है। आई होप आगे भी आपकी मैरिड लाइफ इतनी ही फुल ऑफ लव रहे। अब्रम को उसकी बातों को मतलब समझ नहीं आ रहा था, तो वही हर्षद मिस्टर कुमार की नज़रों का पीछा करने लगा और फिर अश्वम के नेक पर उस निशान की हल्की झलक देखकर वो चौंक गया और अपनी नज़रें फेर कर खुद से ही मन में बोला, क्या बीस्ट को पता है मिस्टर कुमार उस बारे में बात कर रहे हैं। वहीं अब्रम मिस्टर कुमार के जाने के बाद वॉशरूम में चला गया और मिरर में खुद को देखने लगा। उसने मिस्टर कुमार की नज़रों को ऑब्जर्व किया था कि वो उसे कैसे देख रहा है, और तभी उसे भी अपने नेक पर बना निशान दिखा। इसमें कोई शक नहीं था कि उसे समझ आ गया था कि उसे ये निशान देने वाली कौन है, और तभी उसने अपनी मुद्री कसकर बंद कर ली और मिरर में अपने अक्ष को देखते हुए बोला, टर्टल आई विल नॉट लीव यू। अब्रम ने निशान देखकर अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और दांत पिसकर बोला, टर्टल आई विल नॉट लीव यू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की, और तुमने मुझे काटा कब, मुझे पता क्यों नहीं चला। बोलते हुए अब्रम उस लम्हे को याद करने की कोशिश कर रहा था जब नियति ने उसे बाइट किया था, पर बहुत याद करने पर भी उसे वो लम्हा याद नहीं आया। तो फ्रस्ट्रेट होकर अब्रम ने मिरर में दिख रहे अपने अक्ष को देखते हुए कहा, अब मैं तुमसे ही पूछूंगा, अब तुम ही मुझे बताओगी। वहीं दूसरी तरफ अतीश खन्ना के ऑफिस में अतीश ने अपने सामने खड़े समर्थ को खूब सुनाया था, क्योंकि उसने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी पर उसकी सारी बातें धरी की धरी रह गई थी। वो एक भी काम को पूरा नहीं कर पाया था, ना वो अब्रम को रास्ते में मरवा पाया, न वो गांव में मरवा पाया। अतीश अभी अपने इन्हीं सवालों का जवाब समर्थ से मांग रहा था। समर्थ जो इतनी देर से चुपचाप उसकी बात सुन रहा था, वो उसकी बात के पूरे होते ही बोला, सर बीस्ट कौन है? ये हम दोनों ही अच्छे से जानते हैं। बीस्ट को बीस्ट ऐसे ही नहीं कहा जाता, वो सचमुच का बीस्ट है भी। उसकी क्रूरता को तो हम दोनों ने ही अपनी आंखों से देखा है। जब वो अपने दुश्मनों को मारने पर उतारू होता है तो वो एक जानवर बन जाता है। शायद इतनी बुरी तरह से तो नर्क के लोग भी तड़पते नहीं होंगे जितना वो बीस्ट किसी को तड़पाकर मारता है। समर्थ जो अभी भी बोल ही रहा था, वहीं उसकी बात सुनकर अतीश का दिमाग खराब हो गया था। उसने गुस्से में बीच में ही समर्थ को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और फिर चिल्लाते हुए बोला, मैं यहाँ उसकी तारीफों और बहादुरी के किस्से सुनने नहीं बैठा हूँ। मुझे जवाब चाहिए, कब और कितना समय चाहिए तुझे उसे नुकसान पहुँचाने के लिए? हाँ बोल, क्या कहा था तूने? ठाकुर उसे नहीं छोड़ेगा। अब देख, उसने ठाकुर को नहीं छोड़ा और जला आया उसकी लंका। इस बात पर समर्थ अपना गाल पकड़कर नीचे सिर झुकाए हुए खामोश खड़ा रहा। वही अतीश ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, तुझे जो करना था तूने कर लिया, तुझसे कुछ नहीं होगा। अब जो करना है वो मैं ही करूंगा, जा दफा हो, मुझे अकेला रहना है। अतीश पहले से 2-3 ड्रिंक के शॉट लेकर बैठा था और नशे में बोल रहा था। समर्थ के उसके कैबिन से जाते ही अतीश ने पूरी बोतल अपने मुंह से लगा ली और पीने लगा। वही समर्थ ने कैबिन से निकलकर जोर से एक लात काउंटर पर मारी और खुद से बोला, बेला ये तेरी वजह से हो रहा है। बीस्ट को गांव ले जाकर कितनी आसानी से तूने ठाकुर को खत्म करवा दिया। तेरा साथ तो बीस्ट कमजोर की जगह उसे और ताकतवर बना रहा है। पर एक दिन बेला, एक दिन वही बीस्ट तुझे अपनी जिंदगी से धक्के मारकर निकलेगा, और वो दिन मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा। वही कैबिन के अंदर अतीश ने बोतल टेबल पर रखी और अपना फोन निकालकर उसने कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाकर मॉम नाम पर टच किया। कॉल लगते ही उसने फोन कान पर रख लिया और फिर कॉल रिसीव होते ही वो बोला, आई मिस यू मॉम, आई मिस यू सो मच। मुझे आपसे मिलना है मॉम, मुझे आपकी बहुत याद आती है। आप प्लीज मुझ पर से सारे रिस्ट्रिक्शन हटा दीजिए ताकि मैं उस बीस्ट नहीं उस अब्रम सिंह चौहान को मार सकूं। दूसरी तरफ से अतीश की मॉम ने कुछ कहा तो वो उनकी बात का जवाब देते हुए बोला, नो मॉम, मैं वेट करूंगा, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। मैं आपका अच्छा बेटा हूं, इसलिए मैं आपकी सारी बात मानूंगा। अतीश अपनी मॉम से बात करते हुए कभी तो छोटा बच्चा लग रहा था तो कभी बड़ा बन जाता था। वही उधर बीस्ट विला में नियति एक लंबी अंगड़ाई लेते हुए उठी। वो पूरे 6 घंटे बाद उठ रही थी। अब उसकी नींद भी पूरी हो गई थी और उसकी थकान भी दूर हो गई थी। वो फ्रेशअप होकर अपने रूम से बाहर आई तो उसे कोई नहीं दिखा। किसी को न देखकर वो खुद से बोली, कमाल है, कहाँ चले गए सबके सब? न आस्था माँ दिख रही है न कोई और। फिर चलते हुए नियति बाहर आ गई तो उसे गाइस से बात करता हुआ जैगुआ दिखा। उसे देखकर नियति इसके पास चली गई और उसे इंटरप्ट करते हुए बीच में बोली, भाई सब कहाँ हैं? आस्था माँ भी कहीं नहीं दिख रही है। जैगुआ उसे मुस्कुराकर देखते हुए बोला, क्वीन टाइगर एक इम्पोर्टेंट काम से बाहर गया है और बीस्ट और पाइथन ऑफिस गए हैं।
ये तो आप जानती ही हैं। और आस्था आंटी आज छुट्टी पर हैं। नियति उसे बीच में रोकते हुए जल्दी से बोली, क्या वो ठीक है? माँ को क्या हुआ है? जैगुआ मुस्कुराते हुए फिर बोला, रिलैक्स क्वीन रिलैक्स, आंटी को कुछ नहीं हुआ है, बस उनका थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई हो गया था इसलिए वो रेस्ट कर रही हैं। ये सुनकर नियति को थोड़ा रिलीफ मिला और उसने गहरी सांस ली। फिर उसे देखते हुए जैगुआ ने पूछा, वैसे क्वीन आप सबके बारे में पूछ क्यों रही थी? नियति वहीं पड़ी बेंच पर बैठ गई और पौधों को देखते हुए बोली, हमें अकेले अच्छा नहीं लग रहा था। जैगुआ उसकी बात को समझ रहा था, इस पूरे घर में कुछ सर्वेंट्स के अलावा वो अकेली ही तो थी, तो उसे अच्छा कैसे लगता। यही सोचकर जैगुआ नियति का मूड ठीक करने के लिए उससे बातें करने लगा। नियति भी उससे खुलकर बात कर रही थी, अब उसे काफी अच्छा लग रहा था। फिर उसने बातों बातों में ही उससे पूछा, भाई ऐसे इंसान को क्या कहेंगे जिसमें अच्छाई भी हो और बुराई भी हो, जो थोड़ा घमंडी भी हो पर दयालु भी हो, जो सजा देता हो और परवाह भी करता हो, जो दिल का बुरा भी हो पर उसमें अच्छाया भी हो, जो बर्ताव एक जानवर जैसा करता हो पर थोड़ा बहुत इंसान भी हो। नियति डिस्क्रिप्शन देने में बिजी थी, वहीं जैगुआ उसकी बातें मुस्कुराते हुए सुन रहा था। उसे पता चल गया था नियति किसके बारे में बात कर रही है। फिर नियति ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, बताए ना भाई ऐसे इंसान को क्या कहेंगे? उसके पूछने पर जैगुआ ने अपने दोनों हाथ पेंट की जेब में डालते हुए कहा, हम तो ऐसे इंसान को बीस्ट कहते हैं। आप देख लो क्वीन, आप क्या कहेंगी उन्हें? उसकी बात सुनते ही नियति की पलकें शर्म से झुक गई। उसने अपनी दोनों आंखें कसकर भींच ली और हाथों को आपस रगड़ने लगी। जैगुआ उसे इस तरह शर्माते देखकर मुस्कुरा रहा था, वहीं नियति अभी भी उससे नजरें चुरा रही थी। फिर जैगुआ ने उसे समझाते हुए कहा, क्वीन हम सब जानते हैं बीस्ट ने आपको बहुत परेशान किया है, वो आपको पनिश करते रहते हैं, आप पर गुस्सा करते हैं, पर क्वीन एक बार आप बीस्ट को समझने की कोशिश करना। वो जितने क्रूर है अपनों के लिए अंदर से उतने ही सॉफ्ट भी हैं। जब एक बार उन्हें आप सही जान जाओगी न, तब आपको खुद ही बीस्ट अच्छे लगने लगेंगे। इस बात पर उसे बीच में रोकते नियति ने कहा, वो और हमें अच्छे लगेंगे? कभी नहीं, वो हमें कभी अच्छे नहीं लग सकते। वो एक जानवर हैं। जानवर? जैगुआ उसकी बात पर बोला, हमारे बीस्ट जानवर है। पर वो इसके आगे कुछ कहता कि उससे पहले ही नियति बोली, बस रहने दीजिए भाई, हमें और नहीं सुनना। आप तो उनकी तारीफ ही करेंगे, आप कभी थोड़ी ना उनके बारे में कुछ गलत कहेंगे, क्योंकि वो तो आपके बीस्ट हैं, आपके बॉस। ये कहकर उसने मुंह बना लिया और फिर से पौधों को देखने लगी। तभी उसकी नज़र एक पौधे पर गई जो मुरझाया हुआ था। ये देखकर नियति उठी और पौधे के पास चली गई। फिर पौधे के पास बैठकर उसने कहा, भाई क्या हमें कुछ चीजें मिलेंगी? जैगुआ समझ गया उसे क्या चाहिए, इसलिए उसने खुद गार्डन का सारा सामान लाकर नियति के सामने रख दिया और उससे कहा, क्वीन आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, ये सर्वेट्स कर देंगे। नियति ने पौधे के डैमेज पत्तों को काटते हुए कहा, नहीं हम खाली बैठे हैं तो इसे हम ही कर देते हैं। फिर जैगुआ भी उसके पास बैठ गया और उसकी हेल्प करने लगा। नियति ने कुछ ही देर में पौधे को सही कर दिया था और फिर उसमें पानी डालते हुए वो जैगुआ से बोली, अब देखना भैया, इस पौधे पर कुछ ही दिनों में फूल आएंगे। जैगुआ मुस्कुरा दिया और फिर दोनों मिलकर बाकी के और पौधों को सही करने लगे और साथ ही वे लोग बात भी कर रहे थे। तभी अब्रम अपनी कार से निकलकर तेजी से अंदर जाने लगा, पर लास्ट टाइम की तरह इस बार भी नियति की हंसी ने उसका रास्ता रोक लिया। अब्रम की नजरें उसे ढूंढने लगी पर वो उसे कहीं दिख नहीं रही थी। वो थोड़ा आगे बढ़ा और पौधों के पास चला गया तो उसे नियति और जैगुआ दोनों ही दिखे। दोनों पौधों को सही करते हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे और नियति बीच बीच में हंस भी रही थी। ये देखकर अब्रम गुस्से से भर गया। उसे सुबह का नियति का डरा हुआ चेहरा याद आया। वो कैसे डरी सहमी उसकी बाहों में सिमटी पड़ी थी और अभी वो जैगुआ से कितना हंसकर और खुलकर बात कर रही थी। अब्रम उसे देखते हुए मन में बोला, टर्टल तुम मुझसे डरती हो और सभी से इतना खुलकर बात करती हूँ क्यों? क्या मेरे सिर पर 2 सिंग निकले हुए हैं? क्या मैं इंसानों की तरह नहीं दिखता? क्या मैं तुम्हें भूत लगता हूँ? खुद से ही बात करते हुए वो नियति को देखते हुए उसके पास जा रहा था और फिर वो उन दोनों के पास जाकर उनके पीछे खड़ा हो गया और दोनों की बातें सुनने लगा। उनकी बातें सुनकर वो मन में बोला, रबिश, कितनी बकवास करते हैं दोनों। फिर अपनी कड़क आवाज में वो दोनों से बोला, गुदा तुम दोनों अच्छा काम कर रहे हो तो क्यों न मैं कुछ लोगों को काम से निकाल दूं और उनकी जगह तुम दोनों को काम पर लगा दूं। उसकी बात सुनकर दोनों ही चौंक गए और पलटकर अब्रम को देखने लगे। वही उसकी आंखें अभी भी दोनों को घूर रही थीं और उसने दोनों को घूरते हुए आगे कहा, आज से तुम दोनों पूरे गार्डन का ख्याल रखोगे। मेरा एक भी प्लांट खराब होना नहीं चाहिए, वरना तुम दोनों को ही सजा मिलेगी। ये सुनते ही दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। अब्रम ने दोनों के चेहरे के उड़े रंग को देखकर कहा, देख क्या रहे हो? अगर रात में दिन करना है तो अभी काम करें। उसने बात नहीं कही थी, आदेश दिया था जिसे नियति और जैगुआ दोनों को ही मानना था। उसकी बात सुनकर दोनों ने सिर झुका लिया।
अब्रम को उन पर कोई तरस नहीं आया और उसने दोनों को देखते हुए फिर कहा, तुम्हारे पास 1 घंटा है, मुझे गार्डन का नॉर्थ एरिया क्लियर चाहिए। अगर एक भी कचरा गार्डन में मिला या एक भी प्लांट खराब मिला तो सजा मिलेगी। उसकी बात सुनते ही दोनों और डर गए, उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। अब्रम ने अपने वॉच में देखते हुए कहा, योर टाइम स्टार्ट नाउ। मैं थोड़ी देर में आकर चेक करूंगा। ये बोलकर अब्रम अंदर चला गया। वही दोनों उसे जाते हुए देख रहे थे। उसके जाने के बाद नियति ने जगुआ को देखा और मुंह बनाकर बोली, क्या कहा था आपने? आपके बीस्ट अच्छे हैं। वो अच्छे नहीं, बहुत बुरे हैं। अब 1 घंटे में हम कैसे गार्डन साफ करेंगे? उसकी बात पर जगुआ कुछ बोलने को हुआ तो नियति उससे पहले ही बोली, रहने दीजिए, आप कुछ मत कहिए। आप कुछ भी बोलेंगी तो उसमें उनकी तारीफ ही होगी। हमें उस बागर बिल्ले की बेफिजूल की तारीफें नहीं सुननी, जो बात बात पर एक ही बात कहते हैं। गलती की तो सजा मिलेगी, ये किया तो सजा मिलेगी, वो किया तो सजा मिलेगी। हद हो गई, जैसे सजा न हो मंदिर का प्रसाद हो। उसकी बात पर जगुआ खिलखिलाकर हंस पड़ा। तो वही नियति उसे घूरते हुए बोली, आप शायद भूल रहे हैं भैया, हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है। उसके बाद अगर काम नहीं हुआ तो बागर बिल्ला हमें अपने इशारों पर नचाएंगे। यू आर राइट क्वीन, हमें काम करना चाहिए। ये बोलकर फिर दोनों ही गार्डन की साफ सफाई में लग गए। नियति खराब पौधे को सही कर रही थी तो वही जगुआ गार्डन को साफ करने में लग गया था। उधर अब्रम रूम में शॉवर लेकर मिरर के सामने खड़ा था। उसकी मस्क्यूलर बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। नियति के दांतों का निशान अब और गहरा हो गया था। अब्रम उस निशान को देखकर तिरछा मुस्कुराया और बोला, टर्टल तुम गलती करोगी तो सजा मिलेगी। फिर वो अपनी टी शर्ट पहनकर बाहर चला गया। जब वो गार्डन में आया तो उसके हाथ में कॉफी का मग था और वो कॉफी की सिप लेते हुए दोनों को देख रहा था, जो कितनी मेहनत से अपना काम कर रहे थे। काम करते हुए जगुआ के पसीने छूट गए थे तो वही नियति की साड़ी मिट्टी में खराब हो गई थी। अब्रम कॉफी की सिप लेते हुए नियति को ही देख रहा था। उसकी पूरी साड़ी मिट्टी में खराब हो गई थी। उसकी साड़ी पर जगह जगह मिट्टी लगी थी। उसके लंबे बाल जो उसकी कमर पर बिखरे हुए थे और चेहरे पर आने की वजह से वो बार बार अपने एक हाथ से अपने बालों को पीछे कर रही थी, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर कहीं कहीं पर मिट्टी लग गई थी। नियति के गोरे रंग पर लगी मिट्टी चांद में दाग जैसी लग रही थी। इतने गंदे होने के बावजूद भी उसकी खूबसूरती में इतना सा भी फर्क नहीं पड़ा था। वहीं अब्रम उसे देखते हुए उसमें ही खो गया था। नियति की सादगी उसे हर बार ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। जब अब्रम के होठों पर गर्म की कॉफी की जलन महसूस हुई तो वो अपने सेंस में आया और जल्दी से उसने कॉफी के मग को दूर किया और नियति को देखते हुए बोला, वाई मैं क्यों उसे देखने में खो जाता हूँ? क्या वो मुझे इतना इफेक्ट करती है? नो, अब्रम सिंह चौहान को कोई इफेक्ट नहीं कर सकता। टर्टल तो बिल्कुल भी नहीं। फिर उसने अपनी रिस्ट वॉच देखी और टाइम देखकर तेज आवाज में बोला, स्टॉप, योर टाइम इज ओवर नाउ। उसकी आवाज सुनकर दोनों ही चौंक कर उसे देखने लगे थे और उसकी पूरी बात सुनकर दोनों का ही मुंह बन गया था। नियति धीमी आवाज में जगुआ से बोली, भैया अब क्या होगा? जगुआ भी धीरे से बोला, क्वीन में क्या बताऊं, मुझे खुद नहीं पता। नियति झुकी पलकों से चोरी चोरी अब्रम को देखते हुए बोली, मुझे पता है अब हमें फिर सजा मिलेगी। वे दोनों ही किसी मुजरिम की तरह सिर झुकाए अब्रम के सामने आकर खड़े हो गए। अब्रम ने अपने दोनों हाथ जेब में डाले और दोनों को देखते हुए बोला, मेरे दिए टाइम पर तुम दोनों ने ही अपना काम पूरा नहीं किया तो अब तुम दोनों को सजा मिलेगी। ये सुनते ही नियति ने तिरछी नजरों से जगुआ को देखा, जैसे कह रही हूँ, मैंने कहा था ना सजा मिलेगी। जगुआ ने भी सिर हिला दिया और अब्रम की पनिशमेंट का वेट करने लगा। वहीं अब्रम ने दोनों को देखते हुए आगे कहा, अप एंड डाउन 100 टाइम्स। इस बात पर जगुआ उससे बोला, बीस्ट में तो कर लूंगा। पर क्वीन, इससे आगे वो एक शब्द भी नहीं बोल पाया। अब्रम की घूरती नजरों ने उसे खामोश कर दिया था। जगुआ तुरंत ही अपने कान पकड़कर अप एंड डाउन करने लगा था, पर नियति अभी भी खड़ी सोच रही थी। पर जैसे ही अब्रम से उसकी नजरें मिली उसका गला सूख गया और उसने भी जल्दी से अपने छोटे छोटे कानों को पकड़ लिया और अप डाउन करने लगी। कुछ ही मिनटों बाद नियति को ऐसा फील हुआ जैसे उसकी कमर टूट गई हो, पर अब्रम के डर ने उसे 2 सेकंड भी रुकने नहीं दिया। तभी वहां टाइगर आ गया और पाइथन को वीडियो बनाते देखकर टाइगर उससे बोला, ये क्या कर रहा है तू? पाइथन हंसते हुए बोला, आप जरा सामने देखिए। उसके कहने पर टाइगर ने सामने देखा तो पहले तो वो चौंक गया, पर अगले पल उसकी भी हंसी छूट गई और उसने पाइथन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इन्हें किस बात की सजा मिल रही है? उसके पूछने पर पाइथन ने उसे सारी बात बताई तो टाइगर खिलखिलाकर हंस पड़ा, पर जल्दी ही उसने अपनी आवाज को अपने मुंह में ही दबा लिया और धीमी आवाज में उससे बोला, ये किसी काम का नहीं है, बस नाम का ही जगुआ है। इस गधे की वजह बेचारी क्वीन खामाखां ही बीस्ट का शिकार बन जाती है। पाइथन भी उसका साथ देते हुए बोला, मुझे भी क्वीन के लिए बुरा लग रहा है, पर इस जगुआ के साथ तो यही होना चाहिए। साले ने मुझे गांव में पिशाचनी के नाम से बहुत डराया था।
उनकी हंसी ने जगुआ का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था और वो दोनों को ही तिरछी नजरों से घूरते हुए मन में बोला, सालों हंस लो, एक दिन में भी तुम दोनों पर ऐसे ही हंसूंगा। वहीं अब्रम की नजरें नियति को ही देख रही थी। उसकी थकावट और पसीने से भीगा उसका चेहरा देखकर अब्रम ने खुद से कहा, मुझे लगा टर्टल को पनिश करके मुझे खुशी मिलेगी, पर मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा। उसके इस सवाल का जवाब फिलहाल के लिए उसके पास नहीं था, और अगर था भी तो वो उस जवाब को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। अब्रम ने एक बार फिर अपनी कर्कश आवाज में कहा, स्टॉप एंड गो नाउ। जैगुआ ने गहरी सांस ली और अब्रम को थैंक्सफुल नजरों से देखकर वो बिना कुछ बोले चला गया। नियति अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर खौफ रही थी। फिर उसने अपनी साड़ी के पल्लू से पसीना पोंछा और अब्रम को मन ही मन कोसते हुए जाने लगी। खड़ूस आदमी, ये आदमी नहीं मदारी है जो हर किसी को अपने इशारों पर नचाते हैं। हमें तो अब तक लगता था भोला का बेल ही पागल और जिद्दी है, पर इनके आगे तो वो भोला बैल भी शरीफ है। नियति खुद में बड़बड़ाते हुए अभी 2 कदम चली ही थी कि तभी अब्रम की आवाज सुनकर रुक गई। तुम कहाँ जा रही हो टर्टल? मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा। अब इस बागर बिल्ले को हमसे क्या चाहिए? इसने क्यों हमें रोक लिया? खुद से ही बोलते हुए वो पीछे मुड़ी और मुंह बनाकर उसे देखने लगी। तभी अब्रम ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें घर में ऐसे ही जाने दूंगा? खुद को देखो टर्टल, तुम कितनी गंदी लग रही हो। पहले अपने आप को क्लीन करो फिर अंदर आना। अब्रम की पूरी बात को इग्नोर कर नियति का ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि उसने अभी अभी उसे गंदी कहा। नियति ने नजरें चुराते हुए उसे घूरा और फिर खुद को देखा तो सच में वो बहुत गंदी हो गई थी। फिर वो खुद को देखते हुए ही बोली, बागर बिल्ला सच ही तो कह रहा है, हम गंदे तो हो गए हैं। इस हालत में अंदर गए तो पूरा घर गंदा हो जाएगा, पर अब हम क्या करें? जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने अब्रम से तेज आवाज में पूछा, मेहरबानी करके अब ये भी बता दे, हम खुद को साफ कैसे करें? अब्रम ने उसकी बात पर सिर हिलाते हुए खुद से कहा, तुम सच में टर्टल हो? फिर वो नियति को घूरते हुए गार्डन में गया और पाइप से उस पर पानी की बौछार करने लगा। वो उसके इस अटैक के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए अचानक पानी पड़ने से वो डर गई थी। पर जल्दी ही उसका डर खत्म हो गया और वो अब्रम के पानी के वार से बचने की कोशिश करने लगी। वहीं अब्रम के होठों पर तिरछी मुस्कान थी। उसे नियति को इस तरह तंग करके मजा आ रहा था। जब उसने देखा कि नियति अब क्लीन हो गई है तो उसने पाइप फेंक दिया। वहीं नियति गहरी गहरी सांसें लेते हुए खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। भीगने की वजह से उसकी साड़ी उसके शरीर से चिपक गई थी। अब्रम ने जैसे ही पाइप फेंककर उसकी तरफ देखा तो एक बार फिर उसकी नजरें नियति पर ठहर गईं और वो उसे देखते हुए उसमें ही खो गया। पानी से धुलकर उसकी त्वचा और भी ज्यादा निखर गई थी। उसके संगमरमर जैसे गोरे बदन पर पानी की बूंदें रात के अंधेरे में समुद्र की सतह पर पड़ती चांद की काया के जैसी चमक रही थी। उसकी कमर पर ठहरी पानी की बूंद सीप के मोती की तरह लग रही थी। अब्रम उसे देखते हुए उसके पास आ गया और उस मोती जैसी बूंद को अपनी उंगली पर लेकर उसे मुस्कुराते हुए देखने लगा। तभी उसकी अंतरात्मा ने उससे कुछ कहा, क्या सोच रहा है? ये समुद्र का वो मोती है जिसे पाने के लिए जाने कितने ही गोताखोर समुद्र की खाक तक छान लेते हैं, पर फिर भी उन्हें वो मोती नहीं मिलता जो तुझे किस्मत से मिला है। इस मोती को संभाल कर रख, अब तुझे इसकी आदत हो गई है। ये तुझसे दूर हुई तो कहीं तेरी सांसें ही न रुक जाएं। इसलिए इसे छुपा कर रख उस जगह जहां पहुंचने की आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की। अब्रम का ध्यान नियति की आवाज सुनकर टूटा जब उसने उसे घूरते हुए कहा, अब तो हम साफ हो गए ना, क्या अब हम जा सकते हैं? अब्रम अपने ख्यालों से बाहर आते हुए उसे देखने लगा। उसके खूबसूरत चेहरे पर पानी की बूंदों के साथ साथ गुस्सा भी झलक रहा था। ठंड से कपकपाते होंठ अंदर ही अंदर शिकायत कर रहे थे। आंखें नाराजगी से उसे देख रही थीं। उसके चेहरे पर बिखरा ये तीखापन न जाने क्यों अब्रम को इतना भा रहा था कि वो उससे अपनी नजरें चाहकर भी नहीं हटा पा रहा था। नियति के सवालों का उसने कोई जवाब नहीं दिया और झुककर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। अचानक खुद को उसकी बाहों में महसूस कर वो भी हैरान रह गई और अपनी गोल गोल आंखों को बढ़ाकर उसे हैरान नजरों से देखने लगी। तभी अब्रम ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे ऐसे क्यों देख रही हूँ टर्टल? क्या मैंने तुम्हें पहली बार ऐसे उठाया है? ये सुनते ही उसने नजरें फेर ली और एक बार फिर अब्रम के होठों पर मुस्कान आ गई। वो नियति को लेकर अंदर चला गया। उसके हाथ अब्रम की गर्दन पर बंधे थे और उसकी पलकें झुकी हुई थीं। कमरे में आकर अब्रम ने उसे बेड पर बिठाया और उठकर जाने लगा, पर तभी नियति की काली जुल्फों ने उसे अपने अंदर कैद कर लिया। नियति के बाल अब्रम की शर्ट के बटन में उलझ गए थे। जब वो उठने लगा तो नियति के मुंह से आह निकल गई और अब्रम वापस से उसके सामने बैठ गया। उसने 2 उंगली अपने माथे पर रखी और आपा माथा सहलाकर बोला, टर्टल तुम कितनी केयरलेस हो। जब तुम अपने बालों का ख्याल नहीं रख सकती तो इन्हें काट क्यों नहीं देती? उसकी बात सुनते ही नियति को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन काटने की बात कह दी हो और तभी वो तेज आवाज में बोली, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप हमारे बालों को काटने के लिए बोल भी कैसे सकते हैं? और हम मरना पसंद करेंगे पर अपने बाल नहीं कटवाएंगे, समझे आप? उद्धरण चिन्ह।
उसकी टोन ऑर्डर से भरी थी। वहीं उसकी बात सुनकर अब्रम की भौहें तन गई थी। तारांकन, हाउ डेयर यू टर्टल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की। अब्रम की ठंडी आवाज ने एक बार फिर नियति के अंदर अपना डर भर दिया। और फिर वो थोड़ा नरमी से बोली, प्लीज हमारे बालों को मत काटिए, हमें अपने बालों से बहुत प्यार है। अश्वम उसकी बात पर उसे ऐसे देख रहा था मानो वो उसकी नज़रों में सबसे बड़ी बेवकूफ़ हो। ऐसी सिचुएशन में भी उसे अपने बालों की पीड़ा थी। और तभी अब्रम ने उसकी इच्छा का मान रखते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। उसने जैसे ही बटन खोला, नियति के उलझे बाल उसकी कैद से आज़ाद हो गए। उसने गहरी सांस ली और अब्रम की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोली, बैंक। इसके आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। अब्रम उसके सामने उसके इतने करीब शर्टलेस होकर बैठा था और उसे ही अपनी काली आंखों से घूर रहा था। नियति ने सूखा छूट अपने गले से नीचे उतारा और थोड़ा पीछे होकर बैठ गई। वहीं उसे खुद से डरते देखकर अब्रम मंद मंद मुस्कुराया और उसके ऊपर झुकने लगा। नियति ने अपना चेहरा घुमाते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? उद्धरण चिन्ह, वही जो कल रात तुमने मेरे साथ किया था। अब्रम उस पर झुकते हुए बोला। वहीं नियति उसकी बात सुनकर चौंक गई और उसकी आंखों में देखने लगी। तो अब्रम ने भी उसकी हैरान नजरों का सामना करते हुए कहा, अगर तुम्हें मेरा प्यार चाहिए तो तुम मुझसे कह सकती हो टर्टल। नियति उसकी आंखों में ही देखते हुए बोली, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें जाने दीजिए। बोलते हुए वो जाने लगी, पर तभी अब्रम ने अपने दोनों हाथ बैग के क्राउन पर टिका दिए और नियति को अपने घेरे में ले लिया। वो उसके डर से खुद में ही सिमट गई। ये देखकर अब्रम ने उसके कान के पास कहा, टर्टल तुम्हारी ये अदा भी कमाल की है, खुद ही बुलाना और फिर खुद ही ऐसे रिएक्ट करना जैसे तुम कुछ जानती ही नहीं। उसकी गर्म सांसें नियति के कान से होती हुई उसके दिल में हलचल कर रही थी। उसने अपनी मुट्ठी को कसकर भींच लिया और अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसने अब्रम के होठों की मौजूदगी को अपने चेहरे पर महसूस किया तो उसका पूरा शरीर कांप उठा और उसके लबों का हिलना और बढ़ गया। तभी एक बार फिर उसे अब्रम की ठंडी आवाज, उसकी गर्म सांसें दोनों ही उसे अपने कानों में महसूस हुई। अपनी आंखें खोलो टर्टल। नियति ने आंखें बंद किए हुए ही कहा, नहीं, हम नहीं खोलेंगे। अब्रम तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, नहीं खोलेगी तो सजा मिलेगी। ये सुनते ही नियति ने जल्दी से अपनी आंखें खोली तो उसने अब्रम के चेहरे को एकदम अपने सामने पाया। अब्रम ने उसकी आंखों में देखते हुए ही उसका एक हाथ अपने हाथों में लिया और फिर उसके हाथ अपनी नेक पर उसी जगह रखते हुए कहा, मुझे बताओ ये तुमने कब किया? बता दिया तो सजा मिलेगी। ये सोचकर नियति ने झूठ बोलना चाहा ही था कि तभी अब्रम ने उसके इरादों पर पानी फेरते हुए कहा, अब ये मत कहना, ये तुमने नहीं किया। तुम पहली और आखिरी ऐसी लड़की हो जिसके साथ मैं एक कमरे में रहता हूँ। ये सुनकर नियति ने एक बार फिर अपने गले से डर का सूखा छूट नीचे उतारा और अटकते हुए उसे बताने लगी। उसकी पूरी बात सुनकर अब्रम ने अपना माथा उसके माथे से जोड़ दिया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भर के कहा, मैं कुछ भी उधार नहीं रखता टर्टल, और रिटर्न में हमेशा एक्स्ट्रा देता हूँ। उसकी पूरी बात सुनकर अब्रम ने अपना माथा उसके माथे से जोड़ दिया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भर के कहा, मैं कुछ भी उधार नहीं रखता टर्टल, और रिटर्न में हमेशा एक्स्ट्रा देता हूँ। नियति को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी, पर वो उसकी करीब आने से खुद में ही सिमटने लगी थी। अब्रम उसके कांपते शरीर को महसूस कर पा रहा था। नियति की नजरें भले ही झुकी थी, पर अब्रम की आंखें उसे ही देख रही थी। उसके हाथ अब पहले से और ज्यादा कांपने लगे थे। वहीं अब्रम की नजरें उसके कांपते होठों पर थीं। वो उनकी कंपन को शांत कर उसके डर को खत्म कर चाहता था, पर नियति का इस तरह उससे डरना उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था। उस पल में न जाने अब्रम को क्या हुआ कि उसने नियति के माथे पर अपने लबों को टिका दिया। नियति की कसी मुट्ठी अब्रम को अपने माथे पर महसूस कर अब धीरे धीरे ढीली होने लगी थी। जब उसकी धड़कनों की रफ्तार में संयम आया तो अब्रम ने आगे बढ़कर नियति और खुद के बीच के फासले को खत्म कर दिया। नियति की धड़कनें जो अभी कुछ सेकंड पहले नॉर्मल हुई थी, वो अचानक से अब्रम के छुअन को महसूस कर फिर से तेज हो गई थी और उसकी ढीली मुट्ठी फिर से कस गई। पर उसी पल अब्रम ने उसकी बंद मुट्ठी को खोल दिया और उसके छोटे छोटे हाथों को खुद के हाथों में उलझा दिया। उसका भारी वजूद कब नियति के नाजुक वजूद पर हावी हो गया, इसका उसे एहसास तक न हुआ। वो उसमें ही खोया हुआ आगे बढ़ रहा था और नियति को अपने लबों के एहसासों से रूबरू करवा रहा था। अभी उसने नियति की सुराही जैसी गर्दन में अपना चेहरा छुपाया ही था कि तभी उसका फोन रिंग होने लगा। इस पल में अब्रम ने किसी के डिस्टर्बेंस की उम्मीद नहीं की थी, इसलिए फोन की रिंग सुनकर उसे गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में नियति के हाथ को जोर से दबा दिया तो दर्द की वजह से उसके मुंह से दबी दबी आवाज में सिसकी निकली और आंखें सैलाब से डगमगाई। उसकी आंखों में आया सैलाब सारे बांध तोड़कर बह जाना चाहता था, पर शायद उसे अभी इजाजत नहीं थी, इसलिए वो नियति की आंखों में ही ठहरा हुआ था। जहां नियति को दबबाए आंखों से अब्रम का धुंधला अक्स दिख रहा था, तो वहीं अब्रम अपनी ठंडी आंखों से ही उसे वार्निंग दे रहा था, अगर ये आंसू बहे तो तुम्हें सजा मिलेगी टर्टल। उसकी नजरों की भाषा को समझते हुए नियति अपनी आंखों में आंसुओं को कैद किए बैठी थी। अब्रम ने उसे देखते हुए ही टेबल पर रखा अपना फोन उठाया और वसुंधरा की कॉल देखकर उसने कॉल रिसीव करके कहा, यस मॉम।
दूसरी तरफ से वसुंधरा की प्यार भरी आवाज आई, तुम कैसे हो और नियति कैसी है? अभ्रम बात करते हुए उठकर रूम में दूसरी तरफ चला गया था। इसी का फायदा उठाकर नियति वॉशरूम में चली गई और उसने अंदर जाते ही खुद को अंदर से लॉक कर लिया। वहीं अभ्रम ने वसुंधरा की बात का जवाब देते हुए कहा, आई एम फाइन मॉम, और वो भी ठीक है। ये कहकर उसने पूछा, आप वापस कब आएंगी? वसुंधरा बोली, अभी मुझे यहाँ थोड़ा और समय लगेगा, मैं जल्दी ही वापस आऊंगी बेटा। अभ्रम ने ओके कहा और फिर कुछ देर और बात करने के बाद उसने कॉल कट कर दिया। वो जब बात करके पीछे मुड़ा तो उसे बेड पर नियति कहीं नहीं दिखी। उसे न देखकर अभ्रम ने वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखकर कहा, टर्टल तुम मुझसे दूर रहने की सोच रही हो तो मत सोचो, क्योंकि रहना तुम्हें मेरे पास ही है, मेरे साथ। ये बोल वो दूसरे कमरे में चला गया। वही वॉशरूम के अंदर नियति मिरर के सामने खड़ी थी और सुबकते हुए रो रही थी। उसने धीरे धीरे अपने हाथ को ऊपर उठाया और होले से अपने होठों को छुआ तो उसे अभी भी उन पर अभ्रम के होने का एहसास हो रहा था। अपने होठों को छूकर मानो नियति की सारी यादें ताज़ा हो गई हों। वो अपनी पहली किस से लेकर अब तक की सभी किस्सों को याद करने लगी। उसे अच्छे से याद था हर बार अभ्रम उस पर किस तरह हो जाता था और उसका नाजुक वजूद चाहकर भी अभ्रम की स्ट्रेंथ का सामना नहीं कर पाता था। तभी नियति ने उन यादों को झटका और अपने छोटे छोटे हाथों से अपने आंसुओं को पोंछने लगी। फिर सुबकते हुए ही खुद से बोली, बहुत बुरे हैं वो, बहुत बुरे। सही नाम रखा है हमने उनका, बागर बिल्ला। समझते क्या है वो खुद को? एक बार भी हमसे नहीं पूछते कि हम क्या चाहते हैं। ऐसे ही वो और कुछ देर तक अभ्रम को सुनाती रही और फिर नॉर्मल होकर बाहर आई। रोने की वजह से उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसने रूम में आकर टाइम देखा तो रात के 9 बज रहे थे और फिर टाइम देखकर वो बेड पर जाकर बैठ गई और मुंह बनाकर खुद से बोली, इससे पहले बागर बिल्ला वापस आकर हमें फिर से परेशान करे हम सो जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो ब्लैंकेट ओढ़कर लेट गई। उसके लेटने के 10 मिनट बाद ही अभ्रम खाने की प्लेट लेकर रूम में आया और नियति को सोते देखकर उसकी भौहें तन गई। टर्टल तुम इतनी जल्दी कैसे सो सकती हो? अभ्रम बोलते हुए बेड के पास आया और रूड वॉइस में बोला, टर्टल गेट अप। पर नियति ने उसे इग्नोर किया और अपनी सांसें रोककर लेटी रही। तभी अभ्रम ने एक बार फिर कमांडिंग टोन में कहा, टर्टल आई सेड गेट अप, अगर तुम नहीं उठी तो। अभ्रम की यही बात जिसने नियति के अंदर इतना डर भर दिया था कि उसे सुनते ही वो उठकर बैठ गई और अभ्रम को अपनी काली आंखों से देखने लगी। अश्वम ने खाने की प्लेट टेबल पर रखी और दोनों हाथ जेब में डालकर बोला, तुम्हें क्या लगा तुम एक्टिंग करोगी और मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा? टर्टल डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट, क्योंकि तुम नहीं हो। अब चुपचाप उठो और आकर खाना खाओ। नियति ने अपनी तारों जैसी टिमटिमाती आंखों से उसे देखते हुए कहा, हमें भूख नहीं है, हमें नहीं खाना। ये सुन अभ्रम ने कहा, खाना मेरे लिए है, भूख मुझे लगी। अब जल्दी से उठो और मुझे खाना खिलाओ। इस बात पर नियति उसे घूरने लगी और बेड पर ही खड़ी होकर दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर बोली, हमारा काम आपको सुलाने का है, ना कि खाना खिलाने का। हम नहीं खिलाएंगे, जाए इसके लिए किसी और को ढूंढिए। ये बोल वो बेड से नीचे आने लगी पर तभी उसका पैर ब्लैंकेट में उलझ गया और वो लड़खड़ा कर गिरने लगी। पर तभी अभ्रम ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया और उसे अपनी गोद में उठा लिया और फिर उसे घूरते हुए बोला, टर्टल तुम्हारी जुबान वाकई बहुत ज्यादा चलने लगी है। क्या तुम चाहती हो मैं इसे काट कर ब्लैकी को खिला दूं? ये सुनते ही नियति ने जल्दी से अपने दोनों हाथ मुंह पर रख लिए और नमे सिर हिलाने लगी। अभ्रम ने उसे काउच पर बिठाया और खुद उसके बगल बैठते हुए कहा, स्टॉप करो, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ। इस बात पर नियति तिरछा मुस्कुराकर अभ्रम को देखते हुए मन में बोली, इन्हें नींद भी आती है, वो भी हमारे बिना। इनसे अच्छा मजाक तो गली के बच्चे कर लेते हैं। खुद सबसे कहते फिरते हैं मुझे झूठ धोखा पसंद नहीं, और यहाँ हमारे सामने सरेआम झूठ बोल रहे हैं। ऐसे क्रूर इंसान का हिसाब तो भगवान ही करेंगे। वो अभ्रम की शिकायत करते हुए इतना खो गई थी कि उसे होश ही नहीं रहा कि वो कब से उसके खिलाने का वेट कर रहा है। जब उसने अपने ऊपर अभ्रम की नज़रों की गर्मी को महसूस किया तो वो अपने सेंस में आई और जल्दी से एक बाइट खाना उसने अभ्रम की तरफ बढ़ा दिया। अभ्रम ने उसे घूरते हुए बाइट अपने मुंह में लिया और उसे देखते हुए ही खाने लगा। थोड़ा बहुत खाना खाकर उसने नियति के हाथ को उसके मुंह की तरफ मोड़ दिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, रात में खाली पेट नहीं सोना चाहिए। ये कहकर उसने खाना नियति के मुंह में डाल दिया। वही उसकी बात सुनकर नियति खाना चबाते हुए उसे देखने लगी। अभ्रम ने सारा खाना उसे अपने सामने ही खिलाया और फिर खाना खत्म होने के बाद उसने उठते हुए कहा, मुझे थोड़ी देर हो जाएंगी आने में। ये कहकर वो रूम से जाने लगा। तभी नियति ने उसे रोकते हुए कहा, तारांकन पर इस समय आप जा कहाँ रहे हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अभ्रम दरवाजे के पास रुककर उसकी तरफ देखते हुए बोला, खून करने चलोगी मेरे साथ? नियति ने जल्दी से नमे सिर हिलाया और डरकर 2 कदम पीछे हट गई। अभ्रम उसे देखते हुए तिरछा मुस्कुराया और चला गया। वहीं उसके जाने के बाद नियति धड़ाम से सोफे पर बैठ गई और हैरानी के साथ बोली, इस दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं,
कुछ लोगों को रात में पूजा करने के बाद नींद आती है और कुछ लोग मूवी देखकर सोते हैं और वहीं कुछ लोग अपने परिवार के साथ समय बिताकर सोते हैं, पर ये बागर बिल्ला रात में लोगों का खून करके सोता है। फिर दोनों हाथ से अपना सिर पकड़कर बोली, हे भगवान, ये अपने कैसे जानवर को मेरा पति बना दिया है। फिर नियति ने आगे कुछ नहीं कहा और खाने की प्लेट किचन में रखकर आने के बाद वो बेड पर बैठते हुए बोली, इससे पहले कि वो खूनी बागर बिल्ला वापस आ जाए, सो जा नियति, सो जा। ये कहकर उसने अपनी आंखें कसकर भींच ली। वहीं अशुभ्रम अपने रूम से निकलकर उस रूम में आया जहां पर ब्लैकी अपने पिंजरे में बंद था। ब्लैकी के ही सामने टाइगर और जैगुआ दोनों ही एक आदमी को बुरी तरह मार रहे थे। दोनों ने उस आदमी को इतना मारा था कि उसकी हालत खराब हो गई थी। उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा था। अभ्रम के आते ही दोनों उस आदमी से दूर होकर गहरी गहरी सांसें ले रहे थे, क्योंकि दोनों ही उस आदमी को मारकर बहुत थक गए थे। अच्चम ने आगे बढ़कर उस उल्टे पड़े आदमी को अपने पैर से सीधा किया। तभी टाइगर ने कहा, बीस्ट ऑन द वे, आप पर और क्वीन पर अटैक करने वाला यही है। इसी के आदमी ने आप पर अटैक किया था। अभ्रम ने टाइगर की बात सुनते हुए अपनी सिगरेट जलाई और उसे होठों के बीच रखकर कश लेने लगा। इसे किसने भेजा था? अभ्रम के पूछने पर जैगुआ ने कहा, बीस्ट, अतीश खन्ना ने। अभ्रम ने कुछ नहीं कहा और कुछ देर अपने कदमों में पड़े आदमी को घूरता रहा और फिर अचानक से अपनी कोल्ड आवाज में कहा, इसे ब्लैकी के पिंजरे में डाल दो। टाइगर और जैगुआ ने वैसा ही किया। दोनों ने उस आदमी को उठाकर ब्लैकी के पिंजरे में डाल दिया। फिर अच्चम जाकर चेयर पर बैठा गया और ब्लैकी को उस आदमी को नोच नोच कर खाते हुए देखने लगा। उसकी नजरें एक सेकंड के लिए भी ब्लैकी पर से नहीं हटी थीं और वो अभी भी सिगरेट के कश ले रहा था। वहीं उस आदमी को ब्लैकी को इस तरह नोच नोच कर खाते देखकर टाइगर और जैगुआ दोनों ने ही अपना मुंह फेर लिया था। जब ब्लैकी ने उस आदमी को पूरा खा लिया, तब अभ्रम अपनी सिगरेट को एशट्रे में बुझाते हुए उठा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उसके जाने के बाद टाइगर ने कहा, बीस्ट डे बाय डे बहुत क्रूर होते जा रहे हैं। इस बात पर जैगुआ बोला, पता नहीं हम सब आगे जाकर बीस्ट की क्वालिटी को झेल पाएंगे भी या नहीं। फिर जैगुआ ने ब्लैकी को देखते हुए कहा, अबे अब हमें ऐसे क्यों देख रहा है? इतना बड़ा आदमी खा लिया, क्या अभी भी तेरा पेट नहीं भरा? क्या अब हमें खाकर ही मानेगा? तभी ब्लैकी ने उसकी बात के पूरे होते ही जोर की दहाड़ लगाई तो जैगुआ डर कर 2 कदम पीछे हो गया। ये देखकर टाइगर हंसने लगा और हंसते हुए ही बोला, अबे जैगुआ होकर भी उससे डर रहा है। उसकी बात पर जैगुआ बोला, अबे वो कर्म, शरीर और नाम तीनों से जानवर है और मैं सिर्फ नाम का जानवर हूँ। तू क्या चाहता है मैं उसके सामने नकली दहाड़ लगाकर उसे इनवाइट करूँ? टाइगर हंसते हुए बोला, मेरा मतलब वो नहीं था यार। तेरा कुछ भी मतलब हो, मुझे तेरे मतलब से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर तुझे ब्लैकी को डिनर पर इनवाइट करने का इतना ही शौक चढ़ा है तो तू भी टाइगर है, तू दहाड़ लगा। तेरे बुलाने पर तो वो भागा भागा पिंजरा तोड़कर भी चला आएगा। जैगुआ की इस बात पर टाइगर फिर हंसते हुए बोला, हाँ मैं तो उसकी माशुका हूँ ना, जो मेरे एक बार बुलाने पर वो आ जाएगा। उसके ये बोलते ही ब्लैकी ने फिर से दहाड़ लगाई तो इस बार जैगुआ जोर जोर से हंसने लगा। वहीं टाइगर इस बार उसकी दहाड़ सुनकर डर गया था। उधर अशुभ्रम खुद से बातें करते हुए अपने रूम की तरफ जा रहा था। अतीश खन्ना, बहुत शौक है ना तुझे छुपकर वार करने का, पर मैं तुझ पर सामने से वार करूंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। ये कहते हुए वो अपने रूम में आया और डोर अंदर से बंद कर लिया। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था और बार बार उसकी आंखों के सामने वही मंजर चल रहा था जब नियति कार में सो रही थी और अतीश के भेजे आदमी उसे छूने जा रहे थे। ये याद करते ही उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और अपनी आंखें भी बंद कर ली। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे बंद आंखों से नियति का चेहरा दिखने लगा और फिर धीरे धीरे उसका गुस्सा कहीं गायब हो गया। अभ्रम ने गहरी सांस लेकर अपनी आंखें खोली तो उसकी नजरें सीधा बेड पर सो रही नियति के चेहरे पर गई। अभ्रम उसे देखते हुए उसके पास गया और फिर अपनी टी-शर्ट निकालकर हमेशा की तरह बेड पर आ गया। फिर उसने नियति की कमर पर अपना सिर रख दिया और उसकी कमर को अपनी बाहों में भरते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। एक आदत अभ्रम को नियति की लगी थी और एक आदत नियति को उसकी लग गई थी। गहरी नींद में होने के बावजूद भी उसने अभ्रम के लेते ही अपना एक हाथ उसके सिर पर रख दिया और धीरे धीरे उसके सिर को सहलाने लगी।